अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, जिस दिन वीकेंड होता है ना तो उस दिन एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट होती है। सब लोग ये सोच रहे होते हैं कि भाई आज के दिन जो है वो करना क्या है और क्या क्या कुछ प्लान्स होंगे। कुछ लोगों की सैटरडे भी ऑफ होती है और कुछ लोगों की जाहिर सी बात है 2 दिन ऑफ होती है कि सैटरडे या संडे, लेकिन सबकी संडे ऑफ होती है और सैटरडे वो वाहिद दिन होता है जिस दिन लोग प्लान कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जिनकी ऑफ होगी और जिनकी ऑफ होके कुछ लोग अर्ली चले जा रहे होते हैं, कुछ शॉर्ट वीकेंड पे होते हैं, तो उन लोगों को ना सबसे ज़्यादा ये प्लान करना होता है कि जी हमने कहाँ कहाँ जाना है या किसने हमारे घर पर आना है और किस तरह से हमने ये पूरी छुट्टी जो है वो प्लान करनी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं भी नहीं जाते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने घर पर होते हैं, कुछ लोगों के बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से वो नहीं जा पाते हैं, और वो क्या होती है आपकी घर के लड़ाई झगड़े या आपके फैमिली इश्यूज़। तो जब भी वीकेंड आए तो आपने ये करना है, स्पेशली ख़वातीन के लिए, कि जितने भी आपके इश्यूज़ हैं आपने उसको साइड पे रख देने और जितने भी आपको लगता है कि आपके मसाइल हैं उसको साइड पे रख देना है। वीकेंड प्लान करें, नॉट बिकॉज ऑफ दैट कि आपने बहुत महंगी जगह जाके खाना खाना है, आपने पता नहीं क्या कुछ कर लेना है। नहीं, अगर घर में आप खुशी से अपना वीकेंड गुजारेंगे, अगर घर में आप दाल रोटी बना के भी अपना वीकेंड गुजार रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें खुशी शामिल होनी चाहिए। तो हर पहलू में खुशी ढूंढें, हर पहलू में पॉजिटिविटी ढूंढें, और अगर आपके काम पेंडिंग होते हैं तो उस काम को, उन कामों को आप सैटरडे वाले दिन अर्ली मॉर्निंग जो है वो रैप अप कर लिया करें। तो ये तो जी उन लोगों के लिए जो लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिन फैमिलीज़ में झगड़े होते हैं, नंद भाभियों के भी झगड़े होते हैं, तो आप लोग कम से कम वीकेंड पे जो है वो मिलकर बैठ जाया करें। इससे आपकी जो एनर्जी है वो भी रिफ्रेश हो जाती है और पॉजिटिविटी भी आती है। अब बात करते हैं जी उन लोगों के हवाले से जो कि मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, और डिफरेंट कंट्रीज़ के हवाले से हम आपको बताते हैं कि आप कहाँ जा सकते हैं, किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आसान जो है वो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कम पैसों में आप बाहर जा सकते हैं। तो इस दफ़ा जो कंट्री मैं डिस्कस करने जा रही हूँ दैट्स डेनमार्क। अब डेनमार्क की क्या पॉलिसी है, वहाँ पर रेजिडेंशियल वीज़ा जो है वो कैसे मिलेगा, स्टूडेंट्स के लिए क्या चार्म है, कितने पैसे लगते हैं, सब जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है शाहज़ेब भाई ने, और शाहज़ेब भाई को जो है वो शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहज़ेब भाई, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। शाहज़ेब भाई, दिस टाइम डेनमार्क, तो क्या है जी डेनमार्क के लिए रिक्वायरमेंट डेनमार्क जाने के लिए? स्टूडेंट से ही शुरू करेंगे, फिर फैमिली वीज़ा पर पहुंचेंगे, या अप टू यू, आप इसके बारे में पहले जो बताना चाहें। अच्छा, थोड़ा सा प्लान चेंज करते हैं उसमें, चूंकि आपने बहुत जबरदस्त इंट्रोडक्शन दिया और फैमिली के हवाले से बताया कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, हाँ। जिससे एक रिफ्रेशिंग आपके मोमेंट्स हो सके वीकेंड्स के ऊपर। और ज़ाहिर है बहुत सारे लोग आउटिंग्स के लिए निकल जाते हैं, बहुत सारे लोग डिनर्स के लिए जाते हैं, तो सैटरडे संडे अच्छा गुजारना चाहिए आप लोगों को। हाँ, और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा आपका लॉन्ग वीकेंड आ गया है, और या आप थोड़ा सा अगर आप अपने वर्किंग प्लेस से छुट्टियां कुछ ले सकते हैं, हाँ। तो आप मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जहां पर अपने रिफ्रेशिंग मोमेंट्स अगर आप स्पेंड करते हैं, तो आप जब मतलब पाकिस्तान जब आप वापस आएंगे, अपनी जॉब को ज्वाइन करेंगे, अपने काम करेंगे, तो आपको ज्यादा एंजॉयमेंट उससे मिलता है। तो हम अगर बात करते हैं डेनमार्क के हवाले से, तो जो डेनमार्क भी ज़ाहिर आप जो अपना टूरिस्ट वीजा ऑफर करता है, और आप पूरी फैमिली के साथ एक टूरिज्म वहां पर स्पेंड कर सकते हैं। अपना कुछ डेज का प्लान बनाए, उसमें 7 से 10 दिन का, 15 दिन का प्लान बनाए। और डेनमार्क एक शेंजन कंट्री है, तो उससे आपको फायदा ही होता है कि जब आपका वीजा ग्रांट होता है, हाँ। तो आप ऑलमोस्ट 26 कंट्रीज को मतलब अपना पैरेलल ट्रैवल जो कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा। तो डेनमार्क आप विद फैमिली जाएं और उसमें अपना ट्रैवल प्लान अच्छा बनाएं। उसमें आपको अप टू 90 डेज का वीजा मिलता है, जिसमें आप 10-15 दिन आप अच्छे रिफ्रेशिंग गुजार सकते हैं विद योर होल फैमिली। तो इसमें देखिए सब आपको पाकिस्तान से बड़ा इजीली वीजा मिल जाता है, और जो इसकी वीजा फीस है वो अराउंड 100 यूरो के करीब है। अच्छा। और आप अपने पूरी फैमिली के साथ प्लान करें। इसमें छोटा सा बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होता है। ज़ाहिर है आप जब भी ट्रैवल करेंगे तो आपके पास कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हों जिसमें ट्रैवलिंग कॉस्ट आ जाती है, जो आपके टिकट्स हैं, एयर टिकट्स हो गए आपके, वहाँ होटल रिजर्वेशन हो गई आपकी, या आप ज़ाहिर बात है आप अपनी थोड़ी सी इंटरटेनमेंट या शॉपिंग के ऊपर आप अपनी स्पेंडिंग करते हैं। तो अगर आपकी इस तरह के थोड़े से बजट्स मौजूद हैं, जस्ट लाइक अगर आपके पास 2-3 फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे आपके और स्पाउस और आप खुद हैं, तो अराउंड इसमें 2-3 मिलियन के अंदर आप इजीली जो अपना ट्रैवल कर सकते हैं। और किसी भी अच्छे ट्रैवल एजेंट के साथ मतलब अगर आप प्लान बनवाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपके अच्छे डेज स्पेंड हो सकते हैं। तो उन तमाम फैमिलीज के लिए, जो तमाम लोग पाकिस्तान से बाहर जाके और अपने एक रिफ्रेशिंग मोमेंट्स रखना चाहते हैं, और हॉलीडेज को, क्योंकि अभी जून जुलाई के मंथ चल रहे हैं, तमाम बच्चों के हॉलीडेज भी हैं, ऑफ हैं, समर वेकेशंस हैं, तो इस हवाले से एक अच्छे प्लान हो सकते होंगे।
अच्छा प्लान हो सकता है। अच्छा, अब हॉलीडे के हवाले से हम बात करें तो चलें, अब जिस तरह से आपने कहा ना कि आज प्लान चेंज करते हैं, तो प्लान चेंज करते हैं और कराची से बाहर अगर जो लोग मूव करना चाह रहे हैं घूमने फिरने के लिए, तो विजिट वीज़ा लोगों को चाहिए, घूमने फिरने जाना है, फैमिली के कितने मेंबर्स हैं वो जाना चाहते हैं, कितने पैसे लगेंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स है, ज़रा ये डिटेल में बताइए। और स्टार्ट करते हैं हम जी हॉलीडे से। जो लोग डेनमार्क जाना चाहते हैं 90 डेज़ के वीज़ा पर, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें उन्हें सबमिट करानी है, कितने दिन में वीज़ा लग जाएगा। ज़ाहिर है क्योंकि जब हॉलीडेज़ आते हैं तो लोग सडन प्लान बनाते हैं, तो वीज़ा भी सडन चाहिए होगा। तो शाज़िब भाई, मिल जाएगा फिर सडन वीज़ा उन लोगों को जो घूमने फिरने जाना चाहते हैं डेनमार्क? जी जब बड़ा इजीली, क्योंकि पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर इसकी एम्बेसी भी मौजूद है डेनमार्क की, तो बड़ा इजीली वीजा प्रोसेस इसका है। डेफिनेटली आप जब कभी भी कोई भी वीजा अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको पासपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, आपके अपने आपकी फैमिली के पासपोर्ट्स हो जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 मंथ्स की हो उस टाइम पर जब आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने अपने पासपोर्ट्स अपने रेडी रखें। इसके अलावा कुछ स्नैप्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको जो पासपोर्ट साइज स्नैप है विद वाइट जो मतलब बैकग्राउंड वो आप अपने साथ रखें पिक्चर को। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी मेंटेन बैंक स्टेटमेंट रखनी होती है तकरीबन 3 मंथ्स की। तो अपनी बैंक स्टेटमेंट कितनी आपको रखनी है, जितने आपके फैमिली मेंबर्स हैं। अगर आपको लगता है कि आपके 2 फैमिली मेंबर्स यानी कि 2 बच्चे हैं, स्पाउस है और आप खुद हैं, तो तकरीबन आप अपने पास अराउंड 2 से 3 मिलियन का स्टेटमेंट अगर आप अपना रखते हैं तो वो आप अपना स्टेटमेंट शो करें। फिर अकाउंट मेंटेनेंस इसमें सर्टिफिकेट है। इसके अलावा आपने जो एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स अपने देने हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर्स, एनओसी आपको देना होता है कि आप पाकिस्तान वापस आएंगे और आके आप रिज्वाइन करेंगे अपनी जॉब को। पे स्लिप्स हैं, और अगर बच्चे साथ जा रहे हैं तो अगर उनकी कोई हॉलीडेज हैं तो स्कूल से कोई लिविंग सर्टिफिकेट वो निकलवा लेंगे, आके स्कूल को ज्वाइन करेंगे। इस तरह के छोटे छोटे डॉक्यूमेंटेशन अपनी तमाम करके एक वीजा फॉर्म होता है, आपने अपना एक वीजा फॉर्म सबमिट किया और तमाम डॉक्यूमेंट अटैच किए। इस्लामाबाद एम्बेसी में आपका अपॉइंटमेंट होता है एंड देन उसके बाद आपका वीजा ग्रांट होता है। तो एक्सपेंसेस का जहां आपने ब्रेकडाउन की बात की है तो अराउंड इसमें 2 से 3 मिलियन के दरमियान में आपकी पूरी फैमिली इजीली मूव हो सकती है। और इसके अलावा आप डेनमार्क के अलावा भी बाकी कंट्रीज को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये डेनमार्क एक शेंजन वीजा है। तो आप सिर्फ एक वीजा लेके और 26 ममालिक के मजे आप एक साथ ले सकते हैं। तो डिपेंड ऑन योर बजट, आप चाहें तो और भी जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है, जो है मतलब स्विट्जरलैंड बहुत सारे लोग जाते हैं। शाज़िब भाई, आप कह रहे हैं कि ये शेंजन वीजा है और यहाँ अगर आप जाएं, डेनमार्क अगर आप जाते हैं तो आप 26 कंट्रीज भी जा सकते हैं। तो ज़रा ये बताइए कि ये कैसे मुमकिन है, वहाँ के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या अलग अलग नहीं होगी? और फिर जाहिर है बजट तो फिर बढ़ जाएगा लोगों का। तो अगर कोई ये सोचता है कि वो डेनमार्क जा रहा है और वहाँ से वो 26 कंट्रीज तो ऑब्वियसली नहीं, या कुछ लोग जा भी सकते हैं इफ दे कैन अफोर्ड, तो 26 कंट्रीज नहीं, लेकिन अगर कोई 2 या 3 कंट्री या एक आधी कंट्री कोई जाना चाहता है कि एक कंट्री जाना चाहता है, तो उसका बजट क्या हो जाएगा और प्रोसेस क्या होगा वहाँ से आगे फिर जाने के लिए? अच्छा सब, जैसे हमारे यहाँ एशियन कंट्रीज के अंदर आपने देखा होगा कि बॉर्डर्स के बड़े मसले हैं कि आपको हमारे नेबर कंट्रीज जो है एक बॉर्डर क्रॉस करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एंटर होने के लिए बाय बस, बाय फेरी या बाय ट्रेन आप इजीली जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको जहाज के महंगे महंगे टिकट्स आपको लेने हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने के लिए। और आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस में देखा होगा कि समटाइम्स बॉर्डर्स ऐसे होते हैं कि आपकी अगर कोई रेस्टोरेंट है उसकी हाफ चेयर आपकी अगर एक कंट्री में तो हाफ चेयर किसी दूसरे कंट्री में, इस तरीके से भी बॉर्डर्स है वहां पर। तो मुख्तलिफ ममालिक में आप बिल्कुल इजीली वहां पे मूव हो सकते हैं और बहुत ही लो कॉस्ट में, क्योंकि वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़ा यूजर फ्रेंडली है। आप जाते हैं वहां पर बड़ा इजीली, किसी भी कंट्री में आप ट्रेवल कर 2, 4, 5 कंट्रीज को तो लाजमी आप ट्रेवल करें। तो ये तो हो गई बात बजट की। और आपने वीजा पॉलिसी का बताया कि अगर आप डेनमार्क में एंटर हो रहे हैं तो बाकी किसी कंट्री के लिए कोई वीजा लेना या वहां पर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज आपको मेंटेन करनी है तो वो भी ऐसा नहीं है आपको। लेकिन इसमें से एक चीज मेंटेन करनी है कि अगर आपको डेनमार्क से वीजा मिला है तो आपने जो टेक ऑफ करना है, यानी कि जो लैंडिंग करनी है आपने डेनमार्क में, और वहां से जब आपने एग्जिट लेना है तो एंट्री एग्जिट आपने दोनों डेनमार्क से लेने हैं। बाकी इसके अलावा आप 4-5 कंट्रीज जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं डेनमार्क के, आप वो इजीली मूव करके दोबारा डेनमार्क आए एंड देन आप पाकिस्तान ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसके लिए किसी किस्म की कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, कोई एडिशनल बाउंड्रीज, कोई लीगल बाउंड्रीज नहीं है। तो आप एक ही टिकट के अंदर मल्टीपल कंट्रीज को एंजॉय कर सकते हैं। सही, यानी कि अगर आप एक टिकट लेते हैं तो मल्टीपल कंट्रीज आप जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, ये तो चलें फैमिली वीज़ा हो गया, हॉलीडे वीज़ा हो गया। अब स्टूडेंट्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स कैसे जा सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बताइए। अच्छा सब, जो यूरोपियन कंट्रीज है ना उसमें आप और रिलायबिलिटी भी बताइएगा कि अगर कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है, हाँ बिल्कुल,
तो उसके लिए क्या ऐसे- रिलायबिलिटी है? वो तो अच्छी यूनिवर्सिटी सर्च करेगा ऑब्वियसली। जी डेफिनेटली। अच्छा साहबा, डेनमार्क को सिलेक्शन करने की अक्सर लोगों की जो मेन वजूहत होती है वो ये हाँ। होती है कि ये डेनमार्क आपको अलाउ करता है कि आप विद फैमिली जा सकते हैं। हाँ। क्योंकि जैसे हम हमेशा बात करते हैं यूरोप के तकरीबन 2 से 3 कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया या स्वीडन हो गया, ये वो कंट्रीज हैं कि जो आप विद फैमिली अलाउ करते हैं आपको स्टूडेंट वीजा पे, वरना बाकी कंट्रीज आप जर्मनी लें, इटली लें, फ्रांस लें, हाँ। या विद फैमिली नहीं जा सकते। तो कोई अपने मिसेस को, बच्चों को साथ लेके जाना चाहता है वहां पर मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, बैचलर्स के लिए, तो आप विद फैमिली भी जा सकते हैं वहां पर। तो सबसे बड़ा बेनिफिट डेनमार्क का ये है। सेकंड, जो आपने सवाल किया कि हम हमेशा बात करते हैं लो कॉस्ट की, के कॉस्ट क्या है या जिसके पास बजट्स नहीं है उनके पास क्या ऑप्शंस हैं डेनमार्क के अंदर, तो उसको भी अगर हम थोड़ा सा जरा डिस्कस करें तो देखिए, जब किसी ने भी इंटरमीडिएट अपना किया हुआ है तो, और अगर वो बैचलर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करता है तो बैचलर मास्टर्स के अराउंड जो वहाँ पे फीस स्टार्ट होती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की, वो अराउंड 5 से 6 हजार यूरो स्टार्ट होती है। यानी कि पाकिस्तानी में अगर आपको अमाउंट्स बताऊं, तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए के दरमियान प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की पर ईयर फीस है। यानी कि अगर आप इसको मंथली में डिवाइड करें तो अराउंड 1.5 से 2 लाख रुपए आपका पर मंथ आपको आपकी फीस बन जाती है। अच्छा। जो कि पाकिस्तानी कोई भी छोटे इंस्टीट्यूशन की अपनी, अगर आप कोई कोर्स करने जा रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट करने जा रहे हैं, तो वो उससे भी कम, उससे भी लो कॉस्ट है। लेकिन अगर आपके पास, अब वो लेकिन वाली बात पे आ रहा हूँ कि अगर आपके, लेकिन ये बजट भी नहीं है तो गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें 100% स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। अच्छा साहब, जब भी हम स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं और 100% स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एकेडमिक्स आपके एंगेज होते हैं। एकेडमिक्स का मतलब ये है कि अगर आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं तो आपका कंपटीशन है अक्रॉस द वर्ल्ड मुख्तलिफ एप्लीकेंट्स के साथ। तो आपके एकेडमिक्स जितने अच्छे स्ट्रॉन्ग होंगे, इंटरमीडिएट की आपकी परसेंटेज बहुत ज्यादा अच्छी है, या इसके अलावा आइल्स के स्कोर्स आपके बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इंप्रेसिव कोई आपका एकेडमिक प्रोफाइल है, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी और आपको ये पेमेंट भी नहीं करनी है। इसके अलावा सब बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्टिपेंड प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपको बाकायदा वजीफा मिलता है, इन कैश आपको मिलता है कि आप अपने एक्सपेंसेस वैसे भी बेयर कर सकते हैं, आपको कोई जॉब करने की जरूरत भी नहीं है। ऑल दो वहां पर स्टूडेंट वीजा के अंदर अगेन जैसे बाकी कंट्रीज में होता है कि वहां पर आप स्टूडेंट वीजा के ऊपर वर्क अलाउ है, 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हैं, फैमिली सपोर्ट कर सकते हैं, और जो स्पाउसेस हैं उनको फुल टाइम वर्क अलाउड है। तो वो तो आप अपनी अर्निंग कर ही रहे होते हैं, लेकिन आपको साथ साथ स्टिपेंड भी मिल रहा होता है। तो ये बड़ा अच्छा जो कंट्री है इस हवाले से कि वहाँ जो यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग्स है यूनिवर्सिटीज की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अक्रॉस द वर्ल्ड अगर क्यूएस रैंकिंग्स को अगर हम देखते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज डेनमार्क की मिलेंगी। तो अच्छा स्टेटस है, फैमिली सेटलमेंट बहुत इजीली है वहां पर, बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी है कि अगर आप अपने साथ बच्चे लेके जा रहे हैं तो वहां पर मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर आप अपने बच्चों को इजीली भी पढ़ा सकते हैं, और खुद भी आप अर्निंग भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हैं। तो ये बैचलर मास्टर्स के लिए, इसके साथ कनेक्शन में सिर्फ एक आपको मैं वीजा और बताऊं, जो इसका एक वीजा है डेनमार्क का, वो बिल्कुल इस बारे में बात करते हैं शासिब भाई। डेनमार्क के जिस वीजे के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं उस पर करेंगे, लेकिन ब्रेक लेते हैं, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। तो शासिब भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और शासिब भाई से हम पूछ रहे हैं कि डेनमार्क जाने के लिए जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं वो क्या हैं, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट की जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं वो कैसे जा सकते हैं। शासिब भाई आप एक और वीज़ा पॉलिसी का जिक्र कर रहे थे डेनमार्क से रिलेटेड, उसके बारे में बताइए। हाँ, हम डेनमार्क का चूंकि स्टूडेंट वीजा को डिस्कस कर रहे थे तो इसके कनेक्शन में एक और डेनमार्क का अपना वीजा है जो कि पीएचडी रेजिडेंट परमिट कहलाता है। पीएचडी रेजिडेंट परमिट क्या चीज है कि अगर के कोई भी पीएचडी करने जाना चाहता है वहां पर, वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे जा सकता है। इवन वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर भी अपने फुली फंडेड प्रोग्राम्स में जा सकता है, और जाहिर बात है आप पूरी फैमिली के साथ जाते हैं। सब एक चीज जो यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि डेनमार्क रिसर्चर्स को जो है बहुत ज्यादा जो प्रेफरेंस देता है। वो रिसर्चर आप पीएचडी करने के लिए जा रहे हैं, पोस्ट डॉक्टरेट करने जा रहे हैं, तो उनको वहां पे वजीफे भी मिलते हैं जो हम स्टिपेंड कहते हैं उनको। और इसके अलावा बहुत सपोर्टिव कंट्री है उन तमाम लोगों के लिए कि जो पीएचडी करना चाहते हैं। तो हम हमेशा चूंकि बात करते हैं पास्ट में कि पीएचडी के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज मुख्तलिफ ममालिक में नहीं है, लेकिन डेनमार्क वो कंट्री है कि जो पीएचडी करने के लिए जाना चाहते हैं, कोई रिसर्च करने के लिए जाना चाहते हैं, रिसर्च सुपरवाइजर को सर्च करना पाकिस्तान से उन कंट्री के अंदर इजीली भी है। आप उनको अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बताएं, आप उनको थीम बताएं अपना, और अगर वो आपका जो रिसर्च सुपरवाइजर है आपकी थीम को और आपके वाइवा को अगर वो ओके कर देता है तो आपका वो वीजा ग्रांट भी आपको करके देते हो पूरी फैमिली के साथ जब आप जाते हैं।
तो बाकायदा तौर पे आपको वहां पर वजीफा मिलेगा, आपकी पूरी स्टडी कंप्लीट होगी, एंड देन स्टडी कंप्लीट होने के बाद डायरेक्टली वर्क परमिट आपको मिलता है। तो पीएचडी के लिए एक बड़ा जबरदस्त रूट है कि आप स्टडी पे जाते हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, वहां पर अर्निंग भी कर सकते हैं आप, और साथ में जब आपका वीजा एंड होता है तो वहां पर आप डायरेक्टली आपको वर्क परमिट मिल जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं या बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको वहां पर ऑन जॉब फॉरेन जॉब ऑफर आपको कर देते हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। सही, उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा शाजिब भाई, इसके अलावा इनकी और क्या पॉलिसीज हैं? अगर कोई चाहता है ठीक है मैंने तो वर्क परमिट पे जाना है, या स्टूडेंट के बारे में आपने बताया, मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इसके अलावा अगर कोई मुस्तकिल बुनियादों पर जाना चाहता है कि ठीक है मैं वहाँ पे पहले जाके शिफ्ट होना चाहता हूँ, वहाँ पे वर्क परमिट लूंगा, फिर उसके बाद मैं किसी दूसरी कंट्री में स्विच कर जाऊंगा, तो ऐसे हो सकता है कि वो इस तरह से ट्रैवल करे? जी सबा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी तो हमने जो है 1 मिनट पहले बात की पीएचडी के हवाले से, अब वो हम लोग खफा हो रहे होंगे कि अगर हमने बैचलर्स किया हुआ, मास्टर्स किया हुआ, कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे हैं, तो हमारे लिए क्या ऑप्शंस वहां पर मौजूद हैं विद करने के लिए। तो उसका थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक इनका वर्क परमिट है पॉजिटिव लिस्ट के नाम से, पॉजिटिव लिस्ट वर्क परमिट। तो पॉजिटिव लिस्ट क्या चीज है कि वहां पर जो ऑक्यूपेशन डिमांड लिस्ट है, जो ऑक्यूपेशन वहां पे शॉर्टेज है, लेबर शॉर्टेज जिसको कहा जाता है, कि अगर वहां पर कुछ ऑक्यूपेशंस के अंदर इतनी ज्यादा लेबर शॉर्टेज है, उसके लिए उन्होंने पॉजिटिव लिस्ट वर्क परमिट के नाम से एक बाकायदा वर्क परमिट अनाउंस किया हुआ है, जिसमें आईटी प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, जिसमें इंजीनियर्स आ जाते हैं, जिसमें हेल्थ प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, जिसमें नेचुरल साइंटिस्ट आ जाते हैं, जिसमें केमिस्ट हो गए, जो आपके फिजिक्स के लोग हो गए, ये तमाम लोग इसमें आ जाते हैं, और मैनेजमेंट साइंसेज भी इसमें मौजूद है। और मैनेजमेंट साइंसेज के साथ ज़ाहिर है आपके अकाउंट्स, फाइनेंस, इस तरह के तमाम प्रोफेशंस आ जाते हैं। तो वो तमाम लोग के जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, और कुछ नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस हो रखते हैं, वो फैमिली के साथ जाना चाहते हैं डेनमार्क, तो उनके लिए भी एक बेटर ऑप्शन है। उसके लिए पाकिस्तान में उनको ऑफर लेटर दरकार होगा, यानी कि पाकिस्तान से पहले उनको ऑफर लेटर अप्लाई करना होगा, जिसका तरीका मैं हमेशा समझाता हूँ कि इसके लिए आपको एक अच्छा प्रोफेशनल रेज्यूमे राइटर की रिक्वायरमेंट होती है कि आप अच्छा अपना रेज्यूमे लिखवाएं, अपना कवर लेटर बनाएं। इसके अलावा लिंक्डइन प्रोफाइल को अपना स्ट्रॉन्ग रखें। लिंक्डइन के थ्रू बहुत सारी जॉब्स पे बहुत सारी कंट्रीज में अप्लाई किया जा सकता है, और लिटरली ये एक इतना जबरदस्त और पॉजिटिव साइन है कि आप जब अपने जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां से इंटरव्यू की कॉल्स आती हैं आपको। तो अपने जब इंटरव्यू की कॉल्स को अपने जो आप अपनी एक्सेल की शीट बनाएं पूरा, और मुख्तलिफ जॉब्स पे मुख्तलिफ एम्प्लॉयर्स को आप अप्रोच करें, वहां से जब ऑफर लेटर्स आने आपके शुरू होंगे तो उन ग्राउंड्स में पाकिस्तान से वर्क परमिट को इजीली अप्लाई किया जा सकता है। और इसमें यूजुअली तकरीबन 4 से 6 महीने के प्रोसेस में आप वर्क परमिट पे वहां चले जाते हैं, एंड देन आपकी सेटलमेंट इजी हो जाती है। तो वो तमाम लोग जो स्किल प्रोफेशनल्स हैं और वो अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो डेनमार्क इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन द एंटायर यूरोप। अच्छा शाजिब भाई, जिस तरीके से आप डेनमार्क के बारे में बता रहे हैं कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, मगर लोगों में, पाकिस्तानी अवाम में ये इतना फेमस नहीं है, तो इसकी क्या ऐसी चीज़ आप बाकी जो है वो कंट्रीज से मुख्तलिफ देखते हैं कि आप इसको वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन कह रहे हैं? इसमें क्या अलग है, इसकी रिक्वायरमेंट में क्या अलग है, कितने पैसे कम है, कितना फ़ायदा है, इसका बेनिफिट क्या है? अगर वो यहाँ इससे जाते हैं तो आगे किस कंट्री में बेनिफिट है? यहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो फेमस है जिसमें स्टूडेंट के लिए कुछ फ्यूचर में बेहतरी हो सकती है? हाँ सब, मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ कि ये कैसे डिफरेंट है बाकी यूरोपियन कंट्री से। पहली चीज इसमें ये, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें आप विद फैमिली जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज है जिसमें फैमिली अलाउ नहीं है, तो इसलिए ये बेस्ट कंट्री है उन तमाम लोगों के लिए विद फैमिली जाना चाहते हैं। दूसरी जो चीज है इसमें वो इम्पोर्टेंट है लिविंग कॉस्ट। सब जब आप कोई भी अपना प्लान करते हैं 1 साल रहने का, 2 साल के वर्क परमिट लेने का, या 5 इयर्स की अपनी रेजिडेंसी पे वहां पर स्पेंडिंग करने का टाइम को अपने, ज़ाहिर बात है आप जॉब करेंगे वहां पर, तो लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा मैटर करती है कि क्योंकि यूरोप के तो और भी बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन आपकी वहां पे लिविंग कॉस्ट क्या है? तो आपके लिविंग कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है डेनमार्क के अंदर अगर हम बाकी यूरोपियन कंट्री से कंपेयर करते हैं। तो जब आप अपने बजटिंग की तरफ जाते हैं, जब आप ये देखते हैं कि मुझे वहां 2 साल 5 साल स्पेंडिंग करनी है अपने टाइम की, तो मेरे लिए बजट्स कितने बन रहे हैं? तो आप अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप सबसे पहले अपनी बजटिंग करते हैं कि वहां पर आपकी कितनी स्पेंडिंग होगी। तो ये दूसरा मेन पॉइंट है जो डेनमार्क को सिलेक्शन का है, वो यही है कि जो यहाँ पर बजटिंग बड़ी जो मतलब इजीली है। और जो थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब, वो है पाकिस्तान से वीजा मिलना। बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं कि जिसकी पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है, या अगर पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है तो वो कोई दूसरा कंट्री उसका वीजा मतलब इशू करता है पाकिस्तान से। जैसे अभी कुछ टाइम पहले स्वीडन की एम्बेसी बंद थी, तो मतलब दूसरे कंट्री का जो मतलब एम्बेसी वाले थे वो उसका वीजा इशू कर रहे थे। तो डेनमार्क की पाकिस्तान में एम्बेसी मौजूद है। जैसे हम फिनलैंड की बात कर रहे थे उस दिन लास्ट टाइम में,
कि फिनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान से जाना चाहते हैं फिनलैंड, क्योंकि फिनलैंड की एजुकेशन अक्रॉस द वर्ल्ड सबसे टॉप ऑफ द जो 1 नंबर पे आती है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान से जो है उसका वीजा नहीं लगता, पाकिस्तान से बाहर जाना होता है। लेकिन डेनमार्क की एम्बेसी तो पाकिस्तान में मौजूद है, आप इजीली इस्लामाबाद जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत इजी है, वीजा फीस तो अराउंड तमाम यूरोपियन कंट्रीज की सेम है। तो ये 2-4 बड़े मेजर पॉइंट्स हैं कि अगर कोई डेनमार्क को सिलेक्शन कर रहा है तो इन तमाम अगर पॉइंटर्स को वो देखता है, मद्देनजर रखता है, तो मेरे ख्याल ये जो उसके लिए इजी होगा। और डेनमार्क इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इंटायर द यूरोप। सही, अच्छा ठीक है, ये तो डेनमार्क हो गया। शाजिद भाई ये बताइए कि मजीद ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जिसमें अभी रिसेंटली ऑप्शंस जो हैं वो खुले हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि ये वेकेशंस का टाइम भी है तो लोग ज़्यादातर घूमने फिरने के लिए भी जाना चाहते हैं। तो वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कम बजट में आप हॉलीडे पे चले जाएँ, कम बजट में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, वर्क परमिट आपको मिल जाए, मतलब वो कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कम रिक्वायरमेंट्स हैं, जहाँ पर पैसे जो हैं वो कम लगते हैं? अच्छा सर, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है हाँ। कि डेनमार्क एक वीजा ऑफर करता है जिसका नाम है हॉलीडे वर्क वीजा। अच्छा, डेनमार्क ही ऑफर कर, सही। हाँ, डेनमार्क का एक और वीजा है हॉलीडे वर्क वीजा। हॉलीडे वर्क वीजा का मतलब यही है कि अगर आपको एक लॉन्ग हॉलीडेज मिले हुए हैं, 2 से 3 महीने 6 महीने का अगर आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, वो ऐसे बहुत सारे ममालिक के सिटीजन्स हैं जो ज्यादातर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं। अच्छा। उसके जो सिटीजन्स हैं वो आके डेनमार्क में अपना विदाउट एनी जॉब ऑफर वो काम कर सकते हैं, तो वो हॉलीडे वर्क परमिट कहलाता है। तो वो अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर के आपको लगता है कि वो ऑप्शन आपके लिए नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो दूसरे सिटीजन्स के लिए, तो सब एक और डेनमार्क का वीजा है जिसको कहा जाता है स्टार्टअप वीजा। अब ये जो स्टार्टअप वीजा, आपने पाकिस्तान में बड़ा नाम आजकल सुना होगा कि इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज्यादा इंक्यूबेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं। जो पाकिस्तान में जो आईटी मिनिस्ट्री है बहुत ज्यादा उस पे वो अपनी बजटिंग स्पेंड कर रहे हैं। हाँ। तो वो तमाम लोग जो इंक्यूबेटर्स निकल रहे हैं इंक्यूबेशन सेंटर से, ये उन तमाम लोगों के लिए है, क्योंकि वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, क्योंकि देखें ये इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है, स्टार्टअप का मतलब क्या है कि आपके पास कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया है जो एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास फंडिंग्स नहीं है और आप फंडिंग्स को ढूंढना चाहते हैं। हाँ। आप देखना चाहते हैं कि मेरे पास तो ये आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया मेरे पास, कि मैं इस तरीके से किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता हूँ, किसी के बिजनेस में। तो आपको अगर लगता है कि आप पाकिस्तान के अंदर किसी इंक्यूबेशन सेंटर से पास आउट हैं और अपना आप स्टार्टअप का प्रोजेक्ट फाइनल कर चुके हैं, तो आप स्टार्टअप वीजा अप्लाई करें। स्टार्टअप वीजा के अंदर आपको पता है पाकिस्तान के अंदर कितनी फंडिंग मिल जाएगी, आपको 1 मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन की फंडिंग मिल जाएगी। लेकिन अगर आप स्टार्टअप वीजा पे डेनमार्क जाते हैं तो आपको ऐसी बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज अच्छी फंडिंग दे सकती हैं और आपके आइडिया को मजीद जो नर्चर करके और एग्जीक्यूशन की तरफ जब लेके जाएंगी तो उससे बहुत अच्छे आपकी अर्निंग हो सकते हैं। और ये भी अगेन विद फैमिली प्रोग्राम है कि आप अगर अपने फैमिली को लेके जाते हैं तो सब इसमें अमाउंट की कहीं पर भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा। इसमें सिर्फ आपके ब्रिलियंट माइंड्स की रिक्वायरमेंट है। हाँ। कि अगर आपका ब्रिलियंट माइंड है, आप अच्छा आइडिया सोच सकते हैं और आपने अपना आइडिया किसी इंक्यूबेशन सेंटर पाकिस्तान से जो है उसको रजिस्टर कराया हुआ है और वो कहीं ना कहीं नर्चर हो चुका है बेहतर अंदाज में, उसकी कहीं ना कहीं फॉर्मुलेशन हो चुकी है और आपको पता चल गया है कि आप अपने आइडिया के हवाले से क्लैरिफाई हैं और वो लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है, इंडस्ट्रीज के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है। हाँ। तो आप यकीन जाने कि ये आप तमाम लोगों के लिए बड़ा अच्छा वीजा है। इस पर अगर आप अप्लाई करते हैं, डेनमार्क का आपको इनिशियली 2 साल का वीजा मिलेगा और डेनमार्क की मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस या गवर्नमेंट भी इवन आपको इस हवाले सपोर्ट भी करेगी और आप जा भी सकते हैं। सही, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है लोगों के लिए। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई डेनमार्क के अलावा किसी और कंट्री में जाना चाहे और उसकी रिक्वायरमेंट भी सिमिलर हो, तो सिमिलर या नियर टू दीज रिक्वायरमेंट्स और कौन सी कंट्री है? सब ये जो स्टार्टअप वीजाज हैं डेफिनेटली बहुत सारे कंट्रीज ऑफर करते हैं। अब तो 1 बाय 1 काफी सारे कंट्रीज ऐसे आ गए हैं। हाँ। लेकिन हर एक की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अगर हम सिमिलर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो स्टार्टअप वीजा यूरोप के काफी सारे कंट्रीज हैं जो इस टाइम पे ऑफर कर रहे हैं। जैसे अच्छा। इस टाइम इटली भी ऑफर कर रहा है, फ्रांस भी कर रहा है, जर्मनी कर रहा है। Yes। जर्मनी में बहुत सारे स्टार्टअप्स के प्रोजेक्ट्स वहां पे लग रहे हैं, इवन वहां पर टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं जर्मनी के अंदर। हाँ। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ डेनमार्क को टारगेट करें। आपका एक आइडिया है, आप आइडिया पिच अपना करें और तमाम जो कंट्रीज को आप आइडिया पिच करें। हाँ। इसके लिए जितना बेहतरीन और जितना ब्रिलियंट आइडिया होगा उसमें उतने ही चांसेस होंगे। आजकल जो लोग सबसे ज्यादा देख रहे हैं जो सबक वो पुर्तगाल को देख रहे हैं। पुर्तगाल में भी इसी तरीके से है और अक्सर लोग पाकिस्तान से इसी वीजा पे जा रहे हैं, स्टार्टअप वीजा पे। हाँ। क्योंकि पुर्तगाल में इस पे अगेन कोई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आप वहां पर कोई आइडिया पिच कर रहे हैं और अगर वहां की गवर्नमेंट को वो आइडिया समझ में आ रहा है तो उसके ऊपर बड़ा जल्दी वीजा ग्रांट होता है आपका।
तो इस तरह के जो वीज़ाज़ को आप मज़ीद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सही, चलिए जी, बहुत शुक्रिया शाजिद भाई आपके कीमती वक्त के लिए। डेनमार्क से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन शाजिद भाई ने हमारे साथ में शेयर की है कि आप लोग अगर हॉलीडे पे जाना चाहते हैं तो आप विजिट वीज़ा पे जा सकते हैं। विजिट वर्क वीज़ा भी है, अगर मतलब आप हॉलीडे पे जा रहे हैं और आपकी लॉन्ग वेकेशंस है 6-7 महीने की या 3 महीने की, तो फिर आप वहाँ पर जाकर काम भी कर सकते हैं और अपना हॉलीडे भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको करंटली जाना है तो 90 डेज़ का वीज़ा आपको ऑफर होता है, आप जा सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर उसके बाद एक और पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे। वेलकम बैक। तो भाई वीकेंड है और वीकेंड पे जितनी भी मदर्स होती हैं या जितनी भी घरों में ख़वातीन होती हैं वो ये सोचती हैं कि अगर वो अपने लिए कुछ स्पेशल बनाती हैं तो वो घर में मौजूद बच्चों के लिए भी कुछ स्पेशल बना सकती हैं, और उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उनकी भी कुछ पसंद होती है और वो भी चाहते हैं कि वो कुछ अच्छा अच्छा खाएं। स्पेशली वीकेंड पे बच्चों के लिए क्या बनाया जाए, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारी बहुत ज़बरदस्त जो है वो कुकिंग एक्सपर्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त हमारी कुक है वजिया तारिक। उनसे आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजिया, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम सबा, मैं बिल्कुल ठीक। गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए मौसम कैसा है लाहौर का? मौसम बहुत अच्छा है, बारिशें हो रही हैं, मूनसून का वेदर जो है वो आ चुका है। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जब ही बारिश होती है बाहर भाग जाते हैं और गीले हो जाते हैं, बारिश में पानी में नहाते हैं। अरे वाह, बस आपको देख के ना मेरा दिल कर रहा है कि कराची में कुछ ऐसी बारिश हो जाए, थोड़ी गर्मी कम हो जाए। रोजाना जो है फोरकास्ट होता है कि बूंदाबांदी का इम्कान है, लेकिन बूंदाबांदी नहीं होती है बिल्कुल भी। लेकिन लाहौर में मजे करें आप लोग माशाल्लाह। और मैं दुआ करती हूँ कि इंशाल्लाह कराची में बारिश हो जाए, बस मेरी दुआ लग जानी आप लोगों को। हाँ भाई, आमीन आमीन। थोड़ा गर्मी कम हो जाएगी ना तो ये जरा अच्छा हो जाएगा। और बारिश के मौसम में तो फिर बच्चे बड़े सब मिलके एंजॉय करते हैं। वैसे जरा ये बताएं, आप लोग बारिश का जब ये मौसम होता है, बारिशें हो रही होती हैं, क्या पकाते हैं? कुछ जल्दी से रेसिपी शेयर कर लें। अच्छा सबा, धीमी बारिश होती है क्योंकि नॉस्टैल्जिक हमारी वाइब्स हैं। धीमी बारिश होती है ना, मेरी मदर जो है ना वो ज्यादा सारे हम उन्हें कहते हैं कि आप पकौड़े बनाएं। अरे वाह। हम लोग जो है थोड़ा बारिश में नहा के आते हैं तो पकौड़े होते हैं, पालक पत्ता चाट होती है। तो बहुत अच्छे से अगर आप मुझे कहती हैं तो मैं आपको पालक पत्ता बिल्कुल बिल्कुल भाई, व्हाई नॉट। आप हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपसे रेसिपी नहीं पूछे, और वो भी पकौड़ों की, पालक पत्ता और ये सारा कुछ। ये तो बिल्कुल रेसिपी तो बताइए आप, क्या रेसिपी है? और स्पेशली जो बारिश में बनाई जाने वाली चीजें ना, उनकी रेसिपी बताइए। अच्छा सबा, सबसे पहले मैं आपको क्रिस्पी पालक पत्ता चाट की रेसिपी दूंगी। वो आप एज अ पालक पत्ता पकौड़ा भी यूज कर सकते हैं और उस पालक पत्ते की आप लोग चाट भी बना सकते हैं, जो कि आजकल हर रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा इन है। हाँ। तो सबसे पहले सब क्या करना है, आपने लेनी है बड़े साइज की पालक और पालक के आपने पत्ते निकाल लेने हैं। स्टेम्स के साथ, डंडियों के साथ आपने पत्ते निकाल लेने हैं और पत्ते निकालने के बाद अच्छी तरीके से आपने वॉश कर लेना है। हाँ। वॉश करने के बाद आपने उसको कपड़े से ना सुखा लेना है, क्योंकि गीले गीले पे बेसन नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपने पालक पत्ता लिया और खुश किया। खुश करने के बाद आपने एक बेसन का मिक्सचर बनाना है। हाँ। आप लेंगे तकरीबन आधा कप से जितना बेसन, उसके अंदर आप ऐड करेंगे नमक एज पर योर टेस्ट, जीरा टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर हाफ टीस्पून, अजवाइन तकरीबन 1/4 टीस्पून, बिल्कुल बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा। उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। पालक को, पत्ते को उसके ऊपर जो है लपेटेंगे और शैलो फ्राई करेंगे गरम ऑयल में। जबरदस्त सा हमारा क्रिस्पी पालक पत्ता बिल्कुल रेडी है। अब इससे चाट कैसे बनेगी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। श्योर। आप क्या करना है, आपने पालक पत्ता जो है ना ज्यादा सारा फ्राई करके एक बोल में डाल लेना है। हाँ। पालक क्रिस्पी फ्राइड पत्ता होगा, उसके ऊपर आपने चॉप अनियन डालना है, चॉप टमाटर डालना है, थोड़ी सी इमली की चटनी डालनी है, उसके बाद चाट मसाला drizzle करना है एंड आपने जो है उसको हरा धनिया डाल के एंजॉय करना है। यकीन करें बहुत जबरदस्त कि पालक पत्ता भी बनाना सिखा दिया आपको। हाँ। चाट भी बना आपको। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा ये बताएं, ये तो चले पालक पत्ता हो गया, अब जो है वो आपने पकौड़े जो है वो उसके वाले से बताया। अब ये बताएं कि मजीद बारिश में क्या बनाया जा सकता है? अब शाम में तो ये चीज़ें खा लेते हैं, ठीक है, फ्राइटर्स खा लिए एंड ऑल दैट, बट रात में क्या बनाएं? बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है, तो किस तरह एंजॉय करें? कि डिनर में क्या बनेगा फिर?
अच्छा, बेसिकली ना जब बारिश हो रही होती है ना, बड़ा ठंडा ठंडा मौसम हो रहा होता है, तो जब ठंडा मौसम होता है तो हम लोग कुछ गरम गरम खाते हैं तो बहुत अच्छा और लगता है। वो जो तो भीनी भीनी सी मिट्टी की जो महक होती है वो और भी प्यारी लगती है, और उसमें अगर कुछ अच्छा खाने को हो तो फिर तो मजा दुबाला हो जाता है। बिल्कुल सही बात कर रही हैं आप। तो गरम गरम खाना बहुत जल्दी शौक से हम ठंडे ठंडे मौसम में। तो रात के टाइम जो है आप लोग अब निहारी भी बना सकते हैं। रात के टाइम आप देसी मुर्ग का शोरबा उबले हुए चावलों के साथ टॉप करके खा सकते हैं। उसके बाद बहुत ही जबरदस्त ताकतवर देसी मुर्गी का शोरबा बता रही हूँ, जो कि आप लोग पुलाव के साथ और क्या कहते हैं चावलों के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और इसमें ताकत भी बहुत होगी। बच्चे बहुत शौक से इस देसी मुर्गी की चिकन, क्योंकि चिकन को हमने सब्स्टिट्यूट किया है, देसी मुर्गी चिकन भी ले सकते हैं, लेकिन देसी मुर्गी में ज्यादा ताकत होती है। तो देसी मुर्गी का शोरबा मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ। बिल्कुल सिखाइए। अच्छा, सबसे पहले सबा आपने लेनी है देसी मुर्गी, हाँ। ठीक है, और आप चिकन भी ले सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। अच्छा, आपने आधा किलो लिया और उसके बाद आपने क्या किया, पैन में आपने डाला 1/4 कप से आधा कप के जितना ऑयल। ऑयल के 2 प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। जो ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा आपने उसके अंदर डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून। और जरा सौते करने के बाद आपने उसके अंदर ऐड कर देनी है देसी मुर्गी या फिर चिकन, ठीक है। उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जो ही देसी मुर्गी का कलर चेंज होगा उसके अंदर हम ऐड करेंगे स्पाइसेस, नमक एज पर योर टेस्ट, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, 1 अदद दालचीनी, 1 अदद इलायची। सब चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और टमाटर पेस्ट ऐड कर देंगे। 4 से 5 टमाटर लेंगे, जरा सा पानी डाल के ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे और टमाटर की पेस्ट ऐड करेंगे। मसाला भूनेंगे। जो ही मसाला बन जाएगा उसमें पानी ऐड करेंगे जितना आपको शोरबा पतला चाहिए। हरा धनिया, हरी मिर्चों से गार्निश करें एंड यू आर सॉर्टेड। अरे जबरदस्त, ये तो बहुत जबरदस्त आपने जो है वो रेसिपी शेयर की है। अच्छा, यूजुअली ये होता है कि बारिश का जब मौसम है और सुबह सुबह के टाइम पर बारिश हो रही है, तो मेरे जहन में ऐसा आ रहा था कि जैसे जी वो पूरी बनती है या वो चने बन रहे होते हैं या हलवा पूरी टाइप कोई चीज़ बन रही होती है, तो उसकी क्या परफेक्ट रेसिपी और कम्बिनेशन होता है वजिया, वो ज़रा शेयर करें, फिर हम आते हैं बच्चों की रेसिपीज़ पे। मैं बिल्कुल शेयर करती हूँ, क्योंकि ये एक नॉस्टैल्जिक वाइब है कि बारिश हो रही है तो हमने वो हलवा पूरी का, पराठों का नाश्ता करना है। और जो ही बारिश होती है ना, लोग जो है वो गाड़ियां पकड़ते हैं और हलवा पूरी के स्पॉट पे भाग जाते हैं। तो घर में हलवा पूरी खाएंगे तो बहुत ही इजीली आप लोग बना सकते हैं हलवा पूरी, चने और आलू भाजी। जबरदस्त जो फूली फूली पूरियां है ना, आज मैं आपको उनकी रेसिपी दूंगी। अगर मैं आपको बताऊं कि घर में आप इजीली बना सकते हैं, यूं बन जाएगी आपकी पूरी। आपने क्या करना है, आपने लेना है तकरीबन आधा किलो मैदा। मैदे आपने डालना है बिल्कुल 1 मुट्ठी चक्की का आटा, ठीक है। चक्की का आटा डालना, आपने उसमें ऐड करना है 3 से 4 टेबल स्पून मेल्टेड घी। एज पर योर टेस्ट आप डाल दें 1/2 टीस्पून। अच्छी तरीके से करना है, गूंदना है आपने उसको, बिल्कुल सॉफ्ट डो आपने गूंदनी है। ऑयल लगा के आपने उसको रख देना है तकरीबन 3 से 4 घंटे। पूरी की डो को आपने फर्मेंट करने रखना ही रखना है, तभी फूली फूली और सॉफ्ट पूरी आपकी बनेगी। उसके बाद आपने पूरी ऑयल लगा के बेलना है या फिर हाथ पे ऑयल लगा के आपने उसको करना है। खुश्के आटे से बेलना नहीं है, गरम गरम ऑयल में उसको फ्राई करें। अगर आपकी फूली भी पूरी ना बनी, सॉफ्ट पूरी ना, तो आपने मुझे पकड़ लेना है। अच्छा, चले जी, फिर आगे बढ़ती जाए, आप बता दीजिए। जी अच्छा जी, भजिया कंटिन्यू कीजिए। जी अच्छा, मैं कर रही हूँ। अच्छा, अब हम बच्चों से बात करते हैं, बच्चों से रिलेटेड बात करते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो समर वेकेशन है और बच्चे जो है बहुत तंग करते हैं कि हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, हमें ये सब्जी नहीं पसंद, तो हमें मटन नहीं पसंद। तो हम कुछ बच्चों से रिलेटेड बात करते हैं ताकि समर वेकेशन माओं की आसान हो जाए। और हम लोग सबसे पहले हम लोग ब्रेकफास्ट बच्चों के हवाले से ना, बच्चों के हवाले से सबसे पहले
वो जो होते हैं ना नखरे जो होते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, एक तो वो, दूसरा ये कि इस सीजन में बच्चों को खिलाया क्या जाए, क्योंकि वो बाहर इतनी होटलिंग और आउटिंग और सारा कुछ हो रहा होता है, तो क्योंकि जो बहुत सारी माएँ वो बहुत परेशान होती है कि भाई बाहर इतना कुछ खा के आ जाते, फिर घर में भी अब क्या बनाएं, तो डिफरेंट क्या बना लें वजिया? अच्छा, हम लोग ना बात करेंगे अब सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक बच्चों का पूरा हम लोग प्लान करेंगे, क्योंकि बच्चे जो है वो सबसे पहले कहते हैं कि हमने नाश्ता नहीं करना। नाश्ता बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के लिए, तो सबसे पहले हम लोग ना एक हाई प्रोटीन उनके लिए बनाएंगे ऑमलेट, जिसके अंदर हम स्पिनच और चीज ऐड करेंगे, क्योंकि बच्चे पालक, बहुत से बच्चे होते हैं जो पालक नहीं खाते, लेकिन पालक जो हाई इन फाइबर होती है, हाई इन प्रोटीन होती है, तो हम लोग अंडे के साथ पालक और चीज का अमेलगम करके एक बहुत ही जबरदस्त फ्लफी ऑमलेट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको उसकी रेसिपी देती हूँ। सही, चलिए वजिया ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं, फिर शेड्यूल पूछते हैं वजिया से कि वजिया बताइए कि बच्चों के लिहाज से अब ये जो वेकेशंस हैं और साथ साथ ये जो वीकेंड भी है, इसमें क्या कुछ बनाया जा सकता है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। वजिया हमारे साथ हैं, मज़े मज़े की रेसिपीज हम उनसे पूछ रहे हैं, मज़े मज़े की बातें भी वजिया करती हैं। वजिया की बातें इतनी मज़े की होती हैं, मैं तो खो जाती हूँ वजिया की बातों में। वजिया रेसिपी बता रही होती है, फिर उसके बाद वजिया ये भी कहती है कि अगर ये ठीक नहीं बने तो आपने मुझे आके पूछना है, आपने मुझे बताना है कि ये ठीक नहीं बना, और ये क्लेम बहुत कम कुक करते हैं। वजिया चले, ये तो आप पूछ ही रहे हैं कि क्या बनाया जाए बच्चों के लिए। आपका कुकिंग एक्सपीरियंस जो है वो कब से है, कैसे सीखा, ये पैशन कैसे आपके अंदर डेवलप हुआ, ये ज़रा बताएं। अच्छा सबा, मैं बहुत छोटी थी, मैं 8 या 10 साल की थी, तब से ही ना कुकिंग और बेकिंग का बहुत ज्यादा क्रेज था। अच्छा। और अपनी मदर की मामा बहुत अच्छी खाना बनाती हैं, बहुत अच्छी कुक हैं, अपनी मामा को देखती थी और मैं बहुत छोटी उम्र से ही ना कुकिंग और बेकिंग करती थी। उसके बाद मैंने जो है वो कॉथम ज्वाइन किया, मैंने अपनी डिग्री ली वहां से, फिर मैंने टीवी चैनल पे एज अपना शो किया। तो ये जर्नी जो है ना बहुत लंबी है, और अब तकरीबन 12 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में, और 12 साल अब आगे ही जाना है, पीछे देखने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो बहुत अच्छी जर्नी। पीछे मुड़ के देखना भी नहीं है वजिया पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, बस जब अल्लाह ताला तरक्की देता है तो आगे जाते हैं, और ग्रैटिट्यूड के साथ, शुक्र के साथ, शुक्रगुजारी के साथ आगे जाते हैं। माशाल्लाह आप बहुत अच्छी शेफ भी हैं, और जाहिर सी बात है जो आपका कुकिंग एक्सपीरियंस है वो बड़ा ज़बरदस्त है, और जिस तरह से आप हमारे साथ में रेसिपीज़ शेयर करती हैं, दैट्स अमेजिंग। हर रेसिपी जो है वो आपको बहुत अच्छे से पता होती है। ये बहुत कम शेफ्स या बहुत कम कुक जो हैं वो, उनको ये चीज़ें जो है वो पता होती हैं, इस सेंस में कि वो हर रेसिपी बताने के लिए इंस्टेंटली हर वक्त तैयार नहीं होते। दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू कि आप जो है वो हमें बहुत सारी रेसिपीज़ जो है वो बताती हैं, और हम जो भी आपसे पूछते हैं वो रेसिपी आप हमें बताती हैं। तो अभी अब हमें बच्चों के हवाले से बतानी थी, वो बताइए कि किस तरह से शेड्यूल बनाया जाए। सबा, सबसे पहले तो आपका थैंक यू, क्योंकि आप हमेशा बहुत अप्रिशिएट करती हैं, बहुत प्यार दिखाती हैं। और अब हम लोग बच्चों से रिलेटेड बात करते हैं। सही। हम बात कर रहे थे मील प्रेप की, कि हम लोग ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक बच्चों को क्या दे सकें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप लोग जो है वो प्रोटीन के लिए एग जो है वो शामिल करें बच्चों के नाश्ते में। डिफरेंट किस्म के ऑमलेट्स बना दें, कभी चीज ऐड कर दें, कभी थोड़ी सी स्पिनच को भून के नमक ब्लैक पेपर के साथ ऑमलेट के अंदर ऐड करके कभी वो बना दें। ठीक है, आप वो चिकन के कबाब बच्चों को दे सकते हैं। आप लोगों ने चिकन के कबाब बना के फ्रीजर में रख देने, और सुबह जो है आप शामी कबाब दें बच्चों को, चिकन के कबाब दें, फुल ऑफ प्रोटीन जिसमें एनर्जी हो, क्योंकि नाश्ता अगर आप लोग फुल ऑफ एनर्जी करेंगे तो बच्चों का पूरा दिन जो है ना उन्हें भागना दौड़ना होता है तो अच्छा गुजरता है। सही। अच्छा, अंडों के साथ वजिया, अंडों के साथ जो आपने कहा कि अंडों का नाश्ता दें, भाई अब चले बच्चों को तो आप अंडों का नाश्ता दें, खवातीन के लिए क्या सजेशन है, वो भी अंडों का नाश्ता कर सकती है? क्योंकि वो कहते हैं फिर कि अगर हमने अंडा खा लिया नाश्ते में तो फिर जाहिर सी बात है वो दिन में उस तरह से खाना नहीं खा पाती, या प्रॉपर फिर वो अगर उन्हें पराठा खाना है या उन्होंने ब्रेड लेनी है, जो भी लेना है, वो फिर वो कहती है वी आर फाइन इनफ। और बच्चों का भी यही होता है, वो भी यही कहते हैं कि ठीक है हमने अंडा खा लिया, अब तो हमने कुछ और नहीं खाना। उसके लिए क्या तरीक़ाकार है कि किस तरीके से जो है ना वो बनाया जाए कि वो सारी चीज़ें खा लें वन बाय वन करके?
अच्छा सबा, क्योंकि अंडा जो है वो फुल ऑफ प्रोटीन होता है, हाँ। थोड़ा देर हजम होता है, आपको हजम करने में थोड़ा उसको ना टाइम लगता है। हाँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, देखिए आपने स्किप अंडा नहीं करना। अंडा फॉर एग्जांपल किसी को डेयरी प्रोडक्ट से या अंडे से एलर्जी है, फाइन इनफ, आप ना खाएं। हाँ। लेकिन आप लोग अंडे से स्क्रैम्बल्ड एग बना लें, आप फ्रेंच टोस्ट बना सकते हैं। आप जिनको अंडा नहीं पसंद है वो शामी कबाब अंडे का सब्स्टिट्यूट है। जितने एक अंडे में आपकी प्रोटीन होगा उतने 2 शामी कबाब में आपकी ताकत है। आप लोग अंडे से शामी कबाब में स्विच कर सकते हैं, आप लोग थोड़ा चिकन का कबाब ले सकते हैं। लेकिन अंडा जो है ना वो आपके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग अंडा खा रहे हैं ना तो साथ आप थोड़ी देर बाद थोड़ा सा लेमन वाटर को ना कंज्यूम कर लें। क्या होगा कि आपका हाजमा रहेगा और जो अंडा आपने खाया होगा ना वो आपका प्रॉपरली जो है ना वो डाइजेस्ट हो जाएगा। तो नींबू पानी आप लोग ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा आप शहद खा लें अगर, क्योंकि अंडा थोड़ा सा गर्म भी होता है, तो शहद खाने से क्या होता है, शहद में थोड़ी सी काली मिर्च निचोड़ के काली मिर्च डाल के अगर आप शहद चाट लेंगे तो बहुत जल्दी जो है ना वो आपकी डाइजेशन होगी। तो जिन लोगों को अंडा पसंद है वो अंडा खाएं प्लीज, ताकत बहुत होती है, फुल ऑफ कैल्शियम होता है, फुल ऑफ प्रोटीन होता है। लेकिन जो लोग अवॉइड करते हैं उसकी जगह आप लोग शामी कबाब ऐड कर सकते हैं, आप लोग चिकन कबाब ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें प्रोटीन चाहिए। हमें किसी भी सोर्स में हम प्रोटीन ले सकते हैं, अब वो बेशक अंडे की सूरत में ले लें, बेशक हम वो चिकन की सूरत में ले लें, बेशक वो दालों से कबाब बना के दालों की सूरत में ले लें। प्रोटीन लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। सही। अच्छा चले, ये तो हो गया नाश्तों में, आपने अंडों के हवाले से बता दिया कि इस तरीके से बन सकते हैं। आगे अब लंच टाइम पे। अच्छा लंच पे ना बच्चे कहते हैं कि हमने ये वाली सब्जी नहीं खानी, वो सब्जी नहीं खानी। अब सब्जियों को कैसे बच्चों को दें जो कि हम सारी सब्जियां भी उसके अंदर चले जाएं, थोड़ा चिकन भी उसके अंदर, और बच्चों को जो है वो जबान का चस्का भी हो। तो आज ना हम बहुत ही शानदार दोपहर वाले टाइम में ना एक हम लोग मिक्स वेजिटेबल चिकन पुलाव बनाएंगे, जो कि आप लोग रायते के साथ, खीरे के रायते के साथ, बैंगन के रायते के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी मिक्स वेजिटेबल पुलाव और चिकन के अमेलगम के साथ मैं आप लोगों को एक पुलाव की रेसिपी देती हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने तकरीबन 2 कप के करीब चावल लेके, बासमती चावल, उसको आधा घंटा पहले सोक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक पैन में लेना है तकरीबन 1/4 कप के जितना ऑयल। ऑयल के अंदर सारी सब्जियां डाल देंगे जो जो आपके बच्चे को पसंद है, बेशक वो मटर हो जाए, गाजर हो जाए, फूल गोभी हो जाए। उसके बाद बैंगन भी आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, बैंगन से पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। जितनी वेजिटेबल्स आपके बच्चे को पसंद है वो सारी ऑयल के अंदर वेजिटेबल्स डालें। साथ आपने एक छोटा प्याज लेना है, बारीक काट के वो ऐड कर देना है। 3-4 जवे लहसुन के लेने हैं, साबुत लहसुन के जवे ऐड कर देने हैं। ऑयल के अंदर आपने वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। साथ आप उसके अंदर बेसिक स्पाइसेस ऐड करें, नमक, लाल मिर्च, जीरा, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च और गरम मसाला। अच्छी तरीके से जब कुक हो जाएगी आप उसके अंदर ऐड करने पानी। पानी के साथ आप ऐड करें 2 चिकन क्यूब और 1/2 कप के जितना बोनलेस चिकन, जिसको आपने बिल्कुल छोटा छोटा काटा होगा। पानी के अंदर ही वो जो है ना वो बॉयल सा हो जाएगा। अब जो ही पानी में बॉयल आएगा आपने उसमें सोक्ड राइस डालने हैं, उसको दम पे लगाना है, हरी मिर्चें डालनी है और जबरदस्त सा आपका पुलाव है, मिक्स वेजिटेबल पुलाव चिकन के साथ, फुल ऑफ प्रोटीन, फुल ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स है वो रेडी हो जाएगा। तो आप खीरे के रायते के साथ, बैंगन के रायते के साथ, घी के रायते के साथ सर्व करें, बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। सही। अच्छा अब डिनर में क्या होना चाहिए? अच्छा अब डिनर में थोड़ा फैंसी हम करेंगे, क्योंकि हमने बच्चों को सुबह सब्जियां खिला दी हैं, हमने नाश्ते में अंडा भी खिला दिया है। तो अब बच्चों की पसंद का ना एक बहुत ही जबरदस्त व्हाइट सॉस पास्ता बनाएंगे, जो कि बच्चे शौक खा लेंगे और बच्चों को होगा चलो ठीक है, एटलीस्ट हमने दिन में अगर हमने मामा की पसंद का खा लिया है तो रात को वो अपनी पसंद का कुछ खा लें। तो हम लोग व्हाइट सॉस पास्ता बनाएंगे। आप लोग मैक्रोनीज बना सकते हैं, आप लोग स्पेगेटीज बना के दे सकते हैं बच्चों को, चाइनीज बना के दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको ना व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी दूंगी जो कि आजकल हर बच्चे की फेवरेट है। ये चलिए जी बताएं। अच्छा सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ले लेना है कोई सा भी पास्ता जो आपके बच्चों को शेप पसंद है। शेल पास्ता ले लें, फेटोचीनी ले लें, जो अवेलेबल है उसको आपने पैकेट के इंस्ट्रक्शंस के साथ बॉईल कर लिया। पास्ता बॉईल करके साइड पे रख देना है। अब बहुत से लोग ऐसे करते हैं, कहते हैं कि हमारा पास्ता आपस में जुड़ जाता है,
तो आपने क्या करना है, पास्ता जब आपका बॉइल्ड हो जाएगा, आपने उसको ठंडे पानी से रिंस ऑफ करना है और थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको मिक्स करके साइड पे रख देना है। आपका पास्ता खिला खिला रहेगा। पास्ता साइड पे रख दिया। अब हमें सॉस बनानी है। व्हाइट सॉस बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हम लेंगे तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून बटर। बटर के अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक। ओके। गार्लिक की जरूरत आएगी तो उसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप के जितना बोनलेस चिकन। चिकन को मिक्स करने के बाद हम उसके अंदर ऐड करेंगे नमक एज पर योर टेस्ट, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और ऐड करेंगे ऑरिगेनो तकरीबन 1 टीस्पून। ओके। उसके अंदर सौते करने के बाद चिकन को हम ऐड कर देंगे आधा कप की जितनी क्रीम। सही। क्रीम को मिक्स करने के बाद मशरूम ऐड कर सकते हैं, ब्लैक ऑलिव ऐड कर सकते हैं, साथ हम उसके अंदर दूध ऐड करेंगे। वो हमारी सॉस रेडी हो गई। पास्ता को पोर इन कर मिक्स करेंगे एंड जबरदस्त हमारा व्हाइट सॉस पास्ता जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। सही, ये तो बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ हो गई। अच्छा चलें, अब ना जो गर्ल्स हैं उनके लिए स्पेशली बताएं कि अब जब वीकेंड होता है तो क्या होता है, घर में टीवी देख रहे हैं, ड्रामा सीरियल देख रहे हैं या सब साथ बैठ के कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं कुछ, तो उसमें मंचिंग का बड़ा दिल करता है कि क्या खाया जाए, उस वक्त क्या बनाया जाए। अब क्योंकि मैंगो बड़ा इन है, लोग क्या करते हैं कि मैंगोज उन्होंने रखे हुए होते हैं या फिर मीठे में कोई आइसक्रीम, मतलब मीठा बना लिया या आइसक्रीम मंगा ली। तो क्या चीज़ें परफेक्ट होती हैं फैमिली टाइम के लिए कि आप बैठे हुए हैं, सब टीवी भी देख रहे हैं या आप व्हाटएवर यू आर डूइंग, तो आप उसमें क्या कुछ खा सकते हैं फिर? अच्छा, एक बात तो बच्चों को आप लोग फूल मखाने जो होते हैं, मखाने लोटस सीड जिसे कहते हैं, फूल मखाने की आदत डालें। पॉपकॉर्न से बहुत अच्छा है फूल मखाने। आपने अच्छा। मखाने लेने हैं, रिच इन फाइबर है, रिच इन कैल्शियम है, रिच इन प्रोटीन है। आपने बहुत टेस्टी होते हैं। आपने फुल मखाने को लेकर आपने रोस्ट करना है 1 टेबलस्पून देसी घी में, नमक डाल दें, चाट मसाला डाल दें। आपने वो फुल मखाने पूरा जार रखना है अपने बच्चों के पास। वो बच्चे जो हैं जब खाएंगे, एक तो वो क्रंची भी होते हैं, टेस्टी भी होते हैं और आपको फुल ऑफ कैल्शियम भी होते हैं। तो अगर आप लोग टीवी देख रहे हैं तो बच्चों के हाथ में आप एक बोल ऑफ फुल मखाने दे दें, साथ थोड़े से आप उसके अंदर पंपकिन सीड्स ऐड कर दें, थोड़े से आप जो है सनफ्लावर सीड्स ऐड कर दें। देखिए आजकल ना बच्चों को ताकत की बहुत जरूरत है, तो जो पंपकिन सीड्स हैं और जो अच्छा, ये जो पंपकिन सीड्स हैं, ये जो पंपकिन सीड्स हैं, इसको किस तरीके से डाइट में शामिल किया जा सकता है? अगर कोई डाइट में शामिल करना चाहे तो किस चीज़ के साथ खाया जाए इसको रोजाना? अच्छा, इसको आप लोग जो है अगर आप फ्रूट बोल बना रहे हैं जिसके अंदर आप लोग जो है योगर्ट डाल रहे हैं, फ्रूट्स डाल रहे हैं, मूसली डाल रहे हैं, उसके अंदर ऊपर टॉप कर सकते हैं। वैसे भी एज अ नट आप उसको जो है 4-5-6 दाने जो है मुट्ठी है जितने आते हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। आप लोग उसके लड्डू बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी होंगे, नट्स भी होंगे और हम चीनी की जगह खजूर ऐड करेंगे उसके अंदर, जो कि बच्चों को जब आप देंगे तो फुल ऑफ बायोटिन है। जिन बच्चियों के बाल झड़े होते हैं ना, उनके लिए वो एक लड्डू खाना बहुत इंपॉर्टेंट है डेली रूटीन में। रोजाना एक लड्डू वजिया, रोजाना ना आपने एक लड्डू ऐड करना है। इसकी मैं आपको बल्कि रेसिपी दूंगी। बस फिर आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू की रेसिपी हमारे साथ में आज शेयर कीजिए और ये बताइएगा कि रोजाना खाना है या किस तरह से खाना है। श्योर, ठीक है। हाँ। आपने सबा क्या करना है, आपने सारे ड्राई फ्रूट्स जो आपके पसंद के हैं, वॉलनट्स हो गए, बादाम हो गए, कैशनट्स हो गए, उसके बाद आपने सारे ड्राई फ्रूट्स ले लेना जो आपके पसंद के हैं, उनको आपने रोस्ट करके मोटा मोटा चर्न कर लेना है। फिर आपने लेनी है सीड्स, जिसके अंदर हो गए तिल, सफेद तिल, सेसमी सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और चारों मगज यानी मेलन सीड्स। इन सब सीड्स को आपने लेना है, ड्राई रोस्ट करना है और ग्राइंडर के अंदर आपने उसको एक चक्कर दे देना है, ठीक है। और वो आपने ऐड कर देने हैं बादाम, अखरोट और जो काजू का मिक्सचर है उसके अंदर। साथ आप ये 2 से 3 या 4 खजूरें, जिस तरह आपको चाहिए कि जितनी आपको मिठास चाहिए, खजूरों को आपने बीज निकाल लेना है। बीज निकालने के बाद जरा सा पानी डाल के आपने खजूरों को ना थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। खजूर के अंदर सारे नट्स और सीड्स आपने ऐड करने हैं, मिक्स करना है और वो जो लड्डू है ना, यकीन करें सबा,
जो बच्चियां गंजी हो रही होती हैं, जिनका हेयर फॉल हो रहा होता है, और उनके लिए बायोटिन है। बेसिकली ये बायोटिन जो हम सप्लीमेंट्स खा रहे होते हैं ना, ये एक तो आपने रोजाना खाना है, आपको एनर्जी मिलेगी, आपके बाल झड़ना खत्म हो जाएंगे, आपको अगर नाताकती रहती है या आपको वीकनेस रहती है, तो ये एक लड्डू आप बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम्स का हल। सही, चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका वजिया। बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ आपने साथ जो है वो जो ड्राई फ्रूट का लड्डू इन्होंने बताया, दैट्स अमेजिंग। वो उसकी रेसिपीज़ आप ज़रूर जो है वो हमारे इस प्रोग्राम से लीजिएगा और वजिया को फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वो किस तरह की रेसिपी रही, क्योंकि ये ना वाकई सही कह रही है, बायोटिन है और ये बालों के लिए बहुत मुफीद है और ये आपके लिए एक अच्छी हेल्दी ग़िज़ा भी है और साथ साथ आप इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, मतलब आपके जोड़ों के लिए भी बहुत मुफीद है ये। थैंक यू वेरी मच वजिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात कर लेते हैं मेकअप ट्रेंड्स के ऊपर। अच्छा, मेकअप ट्रेंड्स के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन आज हम ये बात भी करेंगे कि जो स्वीट प्रूफ मेकअप होता है वो कैसे है, ब्यूटी सीक्रेट्स क्या हैं, ब्यूटी हैक्स क्या हैं। और जहाँ तक हम मेकअप की बात करते हैं ना, तो मेकअप को जितना सीखते जाएं आपको लगेगा कि आपको अभी भी शायद कुछ नहीं आता। कभी आप लाइनर लगाना सीख रहे होते हैं, कभी आप ये सोच रहे होते हैं कि जी लाइनर कितने टाइप का होता है या ट्रेंडिंग में क्या है। तो ट्रेंडिंग में वो चीज़ें होती हैं जो आपके ऊपर सूट करती हैं, ट्रेंडिंग में वो चीज़ें होती हैं जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। बहुत सारे लिपस्टिक के शेड्स हैं, किस तरह से ब्लश लगाया जाता है, किस तरह से आज आप जो है वो कंटूर कर सकते हैं, कैसे आप अपने फेस को जो है मेकअप के ज़रिए खूबसूरत बना सकते हैं, तो ये तो आपको जाहिर सी बात है एक मेकअप आर्टिस्ट ही बताएंगी। तो मेकअप आर्टिस्ट हमारे साथ इस मौजूद हैं, हुमा वकार, अपने काम की एक्सपर्ट है, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं तबाह? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल। आप बिल्कुल ठीक ठाक। हुआ, सबसे पहले तो ये बताइए मेकअप ट्रेंड्स क्या हैं? मेकअप ट्रेंड्स आपको पता है आजकल जैसे अकॉर्डिंग वेदर जो भी चीज हम या ड्रेसेस में है या मेकअप पे, तो लाइट मेकअप ही चल रहा है। ड्रेसेस में भी जैसे लाइट कलर चल रहे हैं, तो इस तरह जो जनरली आपको अच्छा लगता है, सूट करता है, क्योंकि डार्क मेकअप या डार्क लिपस्टिक जो है वो ऐसे इतने गर्म वेदर में आपको पता है वो अच्छा नहीं लगता। तो जितना आप न्यूड पे रहेंगे उतना ज्यादा बेहतर है इस मौसम में। हाँ, इस मौसम में बड़ा बेहतर रहता है। अच्छा, ये बताएं कि नेचुरल मेकअप, हम सब नेचुरल मेकअप के हवाले से बात करते हैं कि नेचुरल मेकअप होना चाहिए, तो वो कैसे मुमकिन है? नेचुरल मेकअप में क्या क्या चीज़ें लगानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं लगानी चाहिए? देखिए, चीजों का जहाँ तक ताल्लुक है वो डिपेंड करता है कि जो मेकअप कर रहा है उसकी स्किन पे क्या रिक्वायर्ड है। अगर उसकी पिगमेंटेशन है तो कंसीलर रिक्वायर्ड ही है। हाँ। उसके बगैर वो अपनी बेस नहीं बना सकते जब तक वो कंसील नहीं करेंगे अपनी पिगमेंटेशन को, या मार्क्स हैं, व्हाटएवर डार्क सर्कल्स हैं। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि आप जो भी चीज लगा रहे हैं वो अकॉर्डिंग वेदर लगाए। जैसे अगर आज इतना गर्म हमारा मौसम है, वेदर इतना हॉट जा रहा है, तो इसमें आप जनरली जो चीजें यूज करें वो वाटर बेस हो, जेल बेस हो, आप क्लेंजर यूज करें, फोम बेस हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आप वेदर के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी प्रोडक्ट, चाहे वो आप स्किन केयर है चाहे वो मेकअप है, वो उसके अकॉर्डिंग यूज करें, अपनी स्किन को देखते हुए, अपनी स्किन टाइप देखते हुए आप मेकअप करेंगे। आपने बहुत अच्छी बात की। अभी फाउंडेशंस का भी जिक्र करेंगे, उस हवाले से भी बात करेंगे कि फाउंडेशन कौन सी स्किन पे लगाना चाहिए, कौन सी स्किन पे नहीं। लेकिन स्वीट प्रूफ मेकअप, क्या ब्यूटी सीक्रेट्स क्या हैं, कैसे मुमकिन है? क्योंकि लोग इस मसले पे बड़ा परेशान रहते हैं। जी हाँ, सबा बेसिकली क्या होता है कि हम अपने जो स्किन के पोर्स हैं उनको प्रॉपरली क्लोज नहीं रखते। हाँ। हम टोनिंग का जो यूज है ना वो कम करते हैं। हाँ। क्लिनजिंग के बाद टोनिंग जो है वो मस्ट है, इसलिए कि जब तक आपके पोर्स क्लोज नहीं होंगे, हाँ, आप कोई भी चीज लगाएंगे, कोई भी मेकअप करेंगे, तो वो आपके ओपन पोर्स और ज्यादा विजिबल हो जाएंगे अनटिल अनलेस कि उसको आप क्लोज नहीं करते। और उसी की वजह से आपका स्वेटिंग और आपका जो मेकअप है उसमें क्रैक्स आना, स्वेटिंग होना, ये सब चीजें उसी से रिलेटेड है। जैसे लोग आपको पता है आइसिंग करते हैं, और इसमें डिफरेंट चीजें, क्ले मास्क है वो यूज होता है। हाँ। वो आपकी स्किन को ड्राई करता है। तो ये सब चीजें जो है वो आपको जरूर यूज करनी चाहिए।
सही। अच्छा, आप जिस तरह से आपने कहा ना कि ये जो स्वेटिंग की कॉजेज होते हैं ये किस वजह से होती है, लोग क्या गलती करते हैं? एक तो उनको स्वेटिंग हो रही होती है, राइट, फिर वो उसके ऊपर मेकअप लगाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को स्वेटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा और किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? वो स्किन प्रेप कैसे करें और फिर कितनी देर बाद मेकअप लगाना चाहिए? देखिए, जब भी आप ऑयली स्किन पे या ओपन पोर्स पे मेकअप करते हैं उससे पहले जो आपका प्राइमर है वो सिलिकॉन बेस होना चाहिए। अच्छा, सिलिकॉन बेस प्राइमर आपके पोर्स को ब्लर करता है। सही। और एक दफा जब आप कोई एक चीज अप्लाई करते हैं तो उसको ड्राई होने दें। हाँ। जब वो ड्राई हो जाए उसके बाद सेकंड आप एप्लीकेशन करें। वो किसी भी चीज की कर रहे हैं, आप बेस की कर रहे हैं, आप मॉइस्चराइजर की कर रहे हैं, वो किसी भी चीज की करें, उसके पहले वाली जो आपने कोई भी प्रोडक्ट लगाई है उसको ड्राई हो जाने दें और उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट को अप्लाई करें। सही। और जो ऑयली स्किन के लिए आप जब सिलिकॉन बेस अपना प्राइमर यूज करेंगे तो उसके बाद अगर आप मॉइस्चराइजर यूज करना चाहते हैं तो वो मॉइस्चराइजर जेल फॉर्म हो, वाटर बेस्ड हो, मॉइस्चराइजर बेस्ड ना हो। अच्छा, अगर आप लगाना ही चाहते हैं तो, अदरवाइज तो आई थिंक स्किप करना चाहिए मॉइस्चराइजर को। और उसके बाद अगर आप बेस लगा रहे हैं तो वो बेस भी मैटिफाई होनी चाहिए, उसके अंदर भी मॉइस्चराइजर ना हो, वो वाटर बेस्ड ही हो जो आपकी बेस है। सही, वाटर बेस हो। चलिए, ये तो हो गया स्किन प्रेप करने का तरीका। अब ये बताएं कि जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, उनके लिए क्या बेस्ट है? वो किस तरह से अपना फाउंडेशन बना सकते हैं, किस तरह से बेस लगा सकते हैं? ऑयली स्किन वालों के लिए बेस लगाने का तरीका क्या है, क्योंकि गर्मी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन लोगों को फेस करना पड़ता है? जी सबा, जनरली लोग ना जो अपना स्पंज होता है उसको वेट करके लगा रहे होते हैं। सही। जो मैं, अगर आप अपनी जो बेस है वो बिल्कुल आपकी 100% मैट बेस है, हाँ। तो आप उसको जरूरी नहीं है कि आप उसको स्पंज को वेट करें। आप ड्राई स्पंज से उसको टैप करेंगे तो वो अपनी जगह फिक्स हो जाएगी। और उसके बाद जब आप बेस लगा लेते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो आप पाउडर यूज कर रहे हैं वो कैसे यूज करें और कौन सा यूज करें। अच्छा, इसमें स्टिक वाली बेस लगानी चाहिए या लिक्विड बेस लगानी चाहिए? कौन सी बेस लगानी चाहिए हुआ? लिक्विड ज्यादा बेहतर है। मैट आपकी बेस हो और लिक्विड हो। अच्छा, ओके, सही है, क्योंकि वो अच्छे से स्प्रेड हो जाती है। अच्छा। अच्छे से स्प्रेड हो जाती है, क्योंकि जब आप स्टिक लगाते हैं तो उसको स्प्रेड करने के लिए आपको स्पंज वेट करना है और वो फिर डिफरेंट वेज होते हैं हर स्किन पे। तो उससे बेहतर है कि आप वेट जो आपकी लिक्विड बेस होती है वो लगाएं। हाँ। और उसको सिंपली स्पंज से लगाएं। और उसके बाद आप जो पाउडर यूज करेंगे ना, वो होता है कि उसमें आप लूज पाउडर यूज करें। हाँ। और कोशिश करें कि जो आपकी स्किन टोन है उसी का वही टोन यूज करें, उसको वाइट करने की कोशिश ना करें। जब आप वाइट करेंगे तो फिर उसको वो ग्रे में चला जाता है। तो जो आपकी स्किन टोन है उसी टोन पे आप पाउडर यूज करेंगे तो वो आपकी बेस जो जी मैच करती हुई तो बेस आपकी फिक्स हो जाएगी। फिक्स हो जाएगी, सही है, ठीक है। अच्छा, आपने स्किन टोन के साथ मैच करके बेस लगानी है, फिर आपने बता दिया कि ठीक है लिक्विड बेस लगा ले, लेकिन वो मैट लगाएं। अब जिनको शाइनी, मतलब चले ठीक है बेस तो हो गई, अब भाई ग्लो कैसे आएगा? शाइनर भी तो लगाना है, तो वो उसके लिए क्या किया जाए? वो थोड़ा आगे की स्टेपिंग बताएं कि आई शेड्स का इस्तेमाल इस तरह से किया जाए या फिर जो है लिपस्टिक फिर लगा के उसका कंप्लीट जरा मेकओवर हमें बताएं ना कि किस तरह से बनेगा बेस के साथ। जी सबा, जो आई शेडिंग है ना, आपको पता है आजकल तो ब्राइड्स को भी हम आई शेड्स जो है वो बड़े मिनिमम लगा रहे हैं, न्यूड शेड्स लग रहे हैं। हाँ। और जस्ट उसके ऊपर एक ग्लिटर लाइट सा लग जाता होता है। तो आम जो यूजुअली आप जाते हो कहीं तो उसमें इतनी आपको आई शेडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप जस्ट ब्लश ऑन जो अपना यूज कर रहे हैं ब्रश, सिर्फ उसी से अगर आप मतलब मैं आपको एक नॉर्मल जो लाइक रूटीन मेकअप होता है वो बता रही हूँ कि अगर सिर्फ ब्लश ऑन का जो ब्रश है वही आप अपनी लिड के ऊपर हल्का सा मर्ज करते हैं और उसके ऊपर लाइनर लगा के मस्कारा लगा देते हैं तो दैट्स इनफ फॉर रूटीन मेकअप। ओके, सही, मतलब वो और आप जी एक क्वेश्चन आपका, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही। जी एक क्वेश्चन आपको ये था कि हाइलाइटर लगाना होता है, लोग चाहते हैं जी हमारी ग्लो करे। हाँ। तो वो जो हाइलाइटर है वो भी आप पाउडर फॉर्म में यूज करेंगे, आप लिक्विड फॉर्म में नहीं यूज करेंगे। अच्छा, सही बात समझ लीजिए, जैसे आपके ब्रश ऑन की होते हैं इसी तरह का जो हाइलाइटर होते हैं वो भी पाउडर फॉर्म में। अच्छा, कुछ लोग वो जो लिक्विड फॉर्म में हाइलाइटर यूज करते हैं ना, वो पूरा उन्होंने यहाँ से ऐसे हाईलाइट किया हुआ होता है दोनों चीक्स और वो बस चीक्स ही ऐसा लगता है हाईलाइट हो रहे हैं और वो पूरा फेस कहीं उनका गायब हो जाता है या कहीं खो सा जाता है उनका फेस।
देखिए, अगर आप किसी को देख के आप कहते हैं ना, किसी को देख के अपना मुंह लाल करें, वो करेंगे तो फिर ऐसा गलत हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि वो जनरली ट्रेंड्स फॉलो करने चाहिए ना उमा, जो जी, ट्रेंड्स हम जो पर आप- अच्छे लगते हैं। बिल्कुल यही बात है कि आपके ऊपर क्या जा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ मेजोरिटी लोग इंस्टा और यूट्यूब देख रहे हैं। हाँ, आपके ये अब्रॉड जितने भी ब्लॉगर्स हैं या जो कोई मेकअप आर्टिस्ट है या कुछ भी है ना, हाँ, तो आपको पता है कि उनकी स्किन, उनका हेयर, उनका स्किन टेक्सचर, एवरीथिंग हमसे बिल्कुल ऑपोजिट है। उनका वेदर हमसे ऑपोजिट है। तो हम वो चीजें यूज नहीं कर सकते जो वो लोग अपनी रील्स में यूज कर रहे होते यूज हैं कर ना। रहे होते हैं। हाँ, हमारा सही, वेदर, स्किन, एवरीथिंग हमारा डिफरेंट है, बल्कि ऑपोजिट है उनसे। सही, तो हम वो चीजें यूज नहीं कर सकते। अब सही। वो उनकी तो इतनी ड्राई स्किन होती है कि वो जितना मर्जी मॉइस्चराइजर अपने फेस पे लगा लें, जितना मर्जी अच्छा, हाइलाइटर और लगा फिर लें, सबसे बड़ी तो बात कोई ये होगा मसला कि नहीं है। वो जो आपके पास ज़ाहिर है आपके कई क्लाइंट्स ऐसे आते होंगे, आई एम श्योर कि वो कहते होंगे आपको कि देखिए जी हमें ग्लास स्किन वाला मेकअप चाहिए, यानी स्किन हमारी बेशक ग्लास स्किन ना हो लेकिन मेकअप आप ऐसा जी। करें कि स्किन हमारी ग्लास स्किन लगे। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है, ऐसे कोई बेसिस है कि जैसी भी स्किन हो उसको कवर अप कर दे और ग्लास स्किन लगे? सबा हम कोशिश कर सकते हैं हाँ। कि क्या हो सकता है, सही। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक बेहतर कर देते हैं। देखिए, मैं ऐसी ब्राइट बनाना नहीं चाहती कि जो बेचारी सुबह उठ के मुंह धोए तो वो कहे कि भाई ये कौन है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप जैसे हैं हाँ। आप वैसे ही रहें, सिर्फ अपने टेक्सचर को, अपने फीचर्स को इनहेंस कर लें। हाँ। तो वो ज्यादा बेटर है, बजाय इसके कि मतलब कि सुबह उठ के आपको कोई पूछे कि भाई ये कौन है। हाँ, अच्छा हुमा, अब जो ब्राइड्स का मेकअप आजकल हो रहा है, चलिए जब मेकअप की बात हो रही है तो ब्राइड के मेकअप की बात करें तो ब्राइड्स के जो आजकल मेकअप हो रहे हैं उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की पर्सनली, वो ये है कि कुछ ब्राइड्स के जो मेकअप होते हैं वो सिर्फ फोटोशूट और रील्स के लिए होते हैं, और वो अगर सामने से आप वैसे जाके मिलते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं लग रही होती हैं। लेकिन वो जाहिर सी बात है जब फोटोशूट्स होते हैं और फिर उसके बाद वो एडिट होके पिक्चर्स आ रही होती हैं एंड ऑल दैट, तो वो बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं। तो ये भी मेकअप आर्टिस्ट के लिए एक चैलेंज है कि उनकी जो ब्राइड है वो जब वो बैठी हुई है इवेंट में तब भी प्यारी लगे, और जब उसके फोटोशूट्स आ रहे हैं, अब जब उसकी फोटोग्राफी हो रही है वो भी खूबसूरत हो। क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो स्टाइलिस्ट हैं या मेकअप आर्टिस्ट हैं वो ज़्यादा फोकस करते हैं फोटोग्राफ्स पे, करना चाहिए, लेकिन फिर इवेंट भी तो अपनी अहमियत रखता है ना। वहाँ बैठे हुए जो लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, उनको भी आप अच्छे लगने चाहिए। तो आप कैसे मैनेज करती हैं ये? जी सबा, देखिए कुछ फेसेस तो ऐसे होते हैं कि जो इजीली आप हैंडल कर सकते हो, कुछ ऐसे होते हैं हाँ। कि अगर वो अपने जो रेफरेंस पिक हमें दिखा रहे हैं वो उनकी अपने पर्सनालिटी से बिल्कुल ऑपोजिट हो, हाँ। उनके अपने टेक्सचर से बिल्कुल ऑपोजिट हो, तो ये हम उनको बताते हैं कि हम ये बना तो देंगे लेकिन इसको आपको कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जी, जी, जी। कि अगर हम इतना ज्यादा उनको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो ऑफ कोर्स उतनी ही ज्यादा प्रोडक्ट, चीजें, लेयर यूज होगी ना। हाँ। अगर एक स्किन बहुत ज्यादा खराब है और उसको हमने ग्लास स्किन बनाना है तो ऑफ कोर्स हमें उसमें लेयरिंग देनी है। तो वो फिर अगर जो लेयरिंग अगर तो कैरी कर सकता है, अगर वो ये जिम्मेदारी लेके हाँ मैं कैरी कर लूंगा, फिर तो हम उसमें कुछ ना कुछ एडिंग कर देते हैं। अदरवाइज हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम पर्सनैलिटी देख के ये उसके अकॉर्डिंग मेकअप करें कि कितना मेकअप वो कैरी कर सकती है। देखिए मैं यहाँ से तो उनको तैयार करके भेज दूंगी, अब वो हॉल जाने तक वो बेचारी भूत बन जाए तो वो उस मेकअप का फायदा नहीं होगा ना। राइट, बिल्कुल, उस मेकअप का तो फायदा हम नहीं होगा। उतना ही मेकअप करते हैं जितना कि वो कैरी कर सके। चलिए इस पर बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। तो हम बात करें मेकअप ट्रेंड्स के हवाले से। अच्छा, जो मेकअप ट्रेंड्स हैं, अब हमने आपको बता दिया कि मेकअप ट्रेंड्स जो है वो आजकल नेचुरल मेकअप किस तरह से होता है। नेचुरल मेकअप में भी ना आपको ये देखना होता है कि आपने क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना है। हुमा हमारे साथ है। हुमा, जिस तरह से नेचुरल मेकअप के हवाले से हम बात कर रहे थे और अभी ब्राइडल मेकअप के हवाले से मैंने बात की, जो न्यूड मेकअप होते हैं, जो न्यूड मेकअप होता है उसके बारे में कहते हैं न्यूड मेकअप इज अ लॉट ऑफ मेकअप। क्या ये सही है? क्या क्या चीज़ें लगानी पड़ती हैं उसमें फिर?
सब उसमें डिपेंड करता है कि अगर आपकी स्किन एक नॉर्मल स्किन है तो ऐसे कोई लेयरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। हाँ। सबसे अच्छी बात न्यूड में ये होती है कि आप अपनी टोन में रहते हैं और आपको ऐसे फील नहीं होता कि यार ये किसी और का फेस है। ओके। तो जब आप अपनी ही टोन में रहते हैं और अपनी टोन के अकॉर्डिंग अपना लिप कलर, आई शेड, ब्लश ऑन यूज करते हैं तो वो बहुत कंपैरेटिवली लाउड मेकअप से बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। सही, मतलब उसमें क्या क्या चीजें लगानी पड़ती हैं हुमा? तो आजकल जो वेदर चल रहा है, हाँ। जी, जो आजकल वेदर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी आपका न्यूड मेकअप सबसे ज्यादा अच्छा है। ओके। और उसमें जो लगाना पड़ता है उसमें आपकी यही बेस प्रेप आप करके अपनी स्किन प्रेप करके आप बेस लगाते हैं। उसके बाद लाइट सा आप पाउडर उसको फिक्स करेंगे। और जो ब्लश ऑन की शेड है वो न्यूड में, पिंक में, पीच में, बहुत लाइट शेड जो है वो ब्लश ऑन में लगेगा। लिपस्टिक भी कंपैरेटिवली उसके आसपास कई कलर होगा। जैसे जनरली एक बेज सा शेड होता है वो बहुत अच्छा लगता है। बेज शेड में जा सकते हैं आप, पीच में जा सकते हैं, पिंक में जा सकते हैं और इसी तरह आप अच्छा लाइट ऑरेंज कलर भी कभी कभी बहुत प्यारा लग रहा होता है, वो बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है। हाँ, वो अगर मिक्स करके पिंक के साथ, लाइट बेबी पिंक के साथ मिक्स करके अगर आप लगाएं तो जी हाँ, जो पीच कलर है ना वो आपके ऑरेंज की लाइटेस्ट फॉर्म है ना। yes. तो वो आपके पीच में आ जाता है। तो वो बहुत अच्छा, बहुत एक ब्राइट सा और बड़ा फ्रेश सी लुक आती है उसमें। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है, उसकी फ्रेश सी लुक आती है। तो अब जो न्यूड मेकअप होते हैं इसमें किस तरह से मेकअप किया जाए ये तो हमने बता दिया, लिपस्टिक के शेड। इसमें जो फाउंडेशन है वो किस तरह से लगाएं, यानी कि जो बेस है वो कैसे लगाएं, ब्लश किस तरह से लगाएं, कौन सा वाला पीच। एक तो होता है कि अभी जो इस तरह के मेकअप हो रहे हैं कि वन शेड मेकअप, वही आई शेड है, वही लिपस्टिक है, वही ब्लश है। तो ये मेकअप आजकल इन है या इसको मुख्तलिफ करके आप अपने कपड़ों के साथ मैच करके भी कर सकते हैं? देखिए सब दोनों तरीकों से ना चीज यूज हो सकती है। एक आप न्यूड भी कर सकते हैं। बात लोग ऐसे हैं कि अगर उन्होंने कोई थोड़ा सा ब्राइट कलर पहना हुआ है और उसके ऊपर वो चाहते हैं कि मेकअप ब्राइट ना हो तो वो न्यूड में जाएंगे तो वो अच्छे लगेंगे। और उसी के साथ अगर वो चाहते हैं थोड़े मैचिंग हो जाए तो उनका ब्लश और लिपस्टिक जो है वो उनके कपड़ों के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। लाइक हम पीच में जा सकते हैं, पिंक में जा सकते हैं, जो भी उन्होंने कलर कपड़े पहने हुए उसके अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं। सही है। अच्छा ये बताएं कि जो ये पार्टी मेकअप्स होते हैं ये किस तरीके से होते हैं, इसको करने का क्या तरीका है, इसको करने के लिए क्या करना चाहिए? आप लोगों के पास जब पार्टी मेकअप्स के लिए आते हैं, बहन की शादी है, भाई की शादी है या किसी भी इवेंट के लिए लोग आते हैं, उसमें किस तरह का मेकअप यूज़ होता है? आप लोग क्या लगाते हैं, कौन सी बेस लगाते हैं, किस तरह से आई शेडो लगाते हैं, लाइनर कैसे लगाते हैं, स्टाइलिंग कैसे होती है, हेयर डू कैसे बनते हैं, ये ज़रा बताइए। सबसे पहले तो जब भी कोई ओकेजन का मेकअप आता है तो मेरी कोशिश ये होती है कि उन्होंने ज्वेलरी क्या पहननी है। हाँ। और उन्होंने उनका ड्रेस प्रॉपर विद दुपट्टा क्या है। हाँ। ठीक है, ये चीजें पहले हम जरूर उसको नोटिस करते हैं। अगर किसी की ज्वेलरी बहुत हैवी है, कलर ड्रेस का कलर बहुत ब्राइट है, हाँ। तो हमारी ये कोशिश होती है कि उनको मेकअप जो है वो लाइट ही रखा जाए। ठीक, सही। ऐसा ना हो कि जी लाइट तो रखें लेकिन हुआ किस तरह मेकअप करें ये बताएं ना। ग्रूमिंग किस तरह होगी, मतलब पार्टी मेकअप कैसे करें? पार्टी मेकअप में सेम वही चीजें जब भी हमने डिस्कस की है कि स्किन प्रेप होगी अकॉर्डिंग उनके स्किन टेक्सचर। उसके बाद आप बेस लगाएंगे, कंसीलर है, बेस है। बेस लगाने के बाद आप उसको लूज पाउडर से फिक्स करेंगे। फिर आपकी ब्लश ऑन है और आपका कंटोरिंग है। और उसके बाद आई शेड अगर आप लगाना चाहें तो सेम उसमें लगा सकते हैं, लाइट शेड में भी अगर कपड़ों का कलर लाइट है। और अगर थोड़ा सा डार्क करना चाहें तो उसके कॉर्नर ब्राउन करके आप थोड़ा सा उसको डार्क कर सकते हैं। जो इनर आपका आई का इनर होता है, आई लिड का इनर जो होता है, उसमें आप ग्लिटर जो है वो लगा के थोड़ा सा उसको और ब्राइट कर सकते हैं। उसको पार्टी के लिए हम चेंज कर सकते हैं। और लिपस्टिक का जो शेड है वो आपकी अगर आप चाहें तो न्यूड और अगर चाहें तो लाउड आपकी जो ड्रेस का कलर है वैसे लग सकता है, वैसे लग सकता है। हेयर डू? जी, हेयर डू डिपेंड करता है आपके बाल जो कैसे हैं। और अगर आपके बालों की लेंथ अच्छी है तो आप जैसे ट्रेडिशनल लुक में जा सकती है, ब्रेड्स बन सकती हैं। और अगर बालों की लेंथ ज्यादा नहीं है तो आपका जो फ्रंट है वो आप आजकल ये वाटरफॉल जो आपका हेयर स्टाइल है या आपका ट्विस्ट है या आपकी फ्रंट से ब्रेड है, और वो चीजें आजकल बहुत अच्छी लगती है, गर्लिश लुक देती है।
और गर्मियों के हिसाब से मैं समझती हूँ कि बाल 100% ओपन ना करें, उसको हाफ टाई रखें तो वो ज्यादा बेहतर लगते हैं। आप इजी रहेगी पूरे फंक्शन में कि अगर आपके बाल जो है वो हाफ टाई। सही। अच्छा, लेकिन टाई अप बालों के लिए फिर ये होता है ना कि अगर कॉलर वाली शर्ट पहनी हुई है या साड़ी पहनी हुई है या कोई ऐसा ड्रेस पहना हुआ है कि वाकई वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कुछ लोगों पे टाई अप बाल नहीं सूट कर रहे होते हैं, कुछ लोग स्ट्रेट पे जाते हैं, कुछ लोग कर्ल्स करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमें इनवर्ट आउटवर्ड्स चाहिए। तो आजकल क्या इन है, मतलब अगर आपने बाल खोलने हैं, खुले बालों में आपने अच्छा सा हेयर डू करवाना है तो क्या इन है, मतलब कर्ल्स चल रहे हैं या शॉर्ट हेयर चल रहे हैं? कर्ल्स में हाँ जी, कर्ल्स में जैसे सबा आजकल जो बीचिंग वेव्स है ना वो बहुत इन है। अच्छा, बजाय इसके कि हम पहले वाले जो कर्ल्स थे वो करते हैं, लूज कर्ल्स मतलब वो बहुत है। जी जी, लूज कर्ल्स टाइप ही होते हैं वो। हाँ, और वो अच्छे भी बहुत अच्छे स्मार्ट लगते हैं, तो वो आप उसमें जा सकते हैं। और बीजी वेव के साथ जब आप ब्रेड्स पे जाते हैं, जैसे मैं आपको कहा कि हाफ टाई, तो हाफ टाई में अगर आप बैक साइड पे हाफ ब्रेड कर लेते हैं, कोई आपकी फ्रेंच है, कोई जो ये आपकी खजूरी नॉट होती है ये है, हाँ। और डिफरेंट किस्म की ब्रेड्स जो है वो आपको मतलब इन है, तो वो आप उसमें ब्रेड्स के साथ अगर आप बीची वेव्स करते हैं तो वो बहुत खूबसूरत लगता है। सही। उसमें अच्छा, आपको एक्सेसरीज लगा दें, लाइक जैसे बटरफ्लाई है, हाँ, बीड्स हैं, फ्लावर्स हैं, वो बैक वो पे एम्बेलिशमेंट कर देते हैं, हेयर एम्बेलिशमेंट। अच्छा, ये बताइए कि हेयर डू कराने के बाद जब हेयर स्प्रे करते हैं तो वो किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा हेयर डू वो होता, लेकिन क्या होता है कि कुछ मेकअप आर्टिस्ट ऐसा करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हेयर स्प्रे कर देते हैं जिसकी वजह से बाल जो है बहुत स्टिकी और बहुत ऑयली लुक आना लगती है और बहुत स्टैटिक लुक होती है, क्योंकि हेयर्स को नेचुरल होना चाहिए। तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है, मतलब अगर कोई जाता है किसी मेकअप आर्टिस्ट के पास या किसी सैलून पे तो उनको क्या कहना चाहिए, क्लाइंट क्या कहे कि भाई आपने मेरे जो हेयर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ना फ्रीजी रखना है ना बहुत ज़्यादा स्टैटिक रखना है, तो वो किस तरीके से जो है वो हेयर डू बनाया जाए? क्योंकि 99% लोग ये गलती करते हैं कि बहुत अच्छा हेयर डू बनाते हैं लेकिन वो बहुत सारा हेयर स्प्रे लगवा लेते हैं जिसकी वजह से बाल उनके स्टैटिक हो जाते हैं। अगर कर्ल्स हैं तो वो अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं, लाइक वो ऐसा लगता है जैसे कोई विग लगी हुई है। जी सर, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हमेशा जो हेयर स्प्रे का यूज है वो आपका तकरीबन कोई 1 फुट के फासले पे होना चाहिए। मैं समझती हूँ दूर से आप उसको स्प्रे करें, दूर से आप स्प्रे करें, और उसको जब स्प्रे हुआ हो तो उस वक्त आप उसको ना छेड़ें। जब वो आपके एज इट इज ड्राई हो जाएगा ना हेयर स्प्रे, फिर आप उसको मतलब कि लाइक अगर आपने बालों को आगे करना है, पीछे करना है, कुछ भी आपने चेंज करना है, तो वो जब हेयर स्प्रे ड्राई हो जाए तो फिर आप चेंज करें, उससे पहले वेट में ना चेंज करें। सही, बिल्कुल। हमेशा हेयर स्प्रे को दूर से रख के स्प्रे करें और उसको ड्राई होने दें। जब वो ड्राई हो जाए तो वो फिर नेचुरल आपकी उसमें आ जाता है। अगर आपको फिर भी लगे कि ये ज्यादा स्टिकी लग रहा है या बहुत ज्यादा ऐसे विग फील हो रहा है, तो एक एफ्रो कोम होती है जो जिसके स्पेस बहुत ज्यादा होती है, जी जी, एफ्रो से आप उससे कोम करते हैं तो वो आपको एक बिल्कुल नेचुरल लुक देती है, वो कभी भी ऐसे आपको आर्टिफिशियल लुक नहीं देगी। आर्टिफिशियल लुक नहीं देती। अगर आपने अच्छा हेयर डू किया हुआ है और अगर आप एफ्रो कम कर रहे हैं तो यकीनन आपके कर्ल्स जो हैं वो नहीं खराब होंगे, लेकिन कर्ल्स ही अगर आपने अच्छे नहीं बनाए हुए हैं और फिर आपने उसके ऊपर हेयर स्प्रे कर दिया और फिर उसके बाद आप एफ्रोकॉम से उसको जो है वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो फिर एफ्रोकॉम से कर्ल्स जो हैं वो ठीक नहीं होंगे बल्कि वो और स्मॉल हो जाएंगे और फ्रिंजेस आ जाएंगे उसके अंदर। तो वो आपका हेयर स्टाइल जो है, हाँ, वो बिल्कुल आपका हेयर स्टाइल जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और वो कुछ अलग ही हेयर स्टाइल हो जाएगा आपका ना। वो लगेगा कि पता नहीं आप शायद अफ्रीकन कोई हेयर स्टाइल बना के आए हुए। तो जब भी हेयर स्टाइलिंग होती है ना तो उसके लिए बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है और लोग खुद भी बहुत सारी गलतियां करते हैं कि हेयर डू करवा के आ गए फिर खुद जो है वो हेयर डू खराब कर लिया। इसके लिए तो आप लोगों को खुद भी इतना पता होना चाहिए कि जी हम कौन सा कॉम यूज़ करें। अगर हम हेयर स्टाइलिंग करवा के आए तो घर पे हमें इसको कैरी कैसे करना है, कितनी देर तक कैरी करना है। अच्छा हेयर स्टाइल कितनी देर स्टे करता है हुमा? हुमा जी 5-6 आवर्स तो वो आराम से निकाल लेते हैं। अच्छा जी जी, सही। 5-6 आवर्स सबा वो आराम से आप अगर उसको कैरी कर लेते हैं तो वो आपका फंक्शन बहुत अच्छे से निकालता है। सही, अगर अच्छा हेयर डू किया हुआ है तो 5 to 6 आवर आप आराम से आप उसमें निकाल सकते हैं, इवेंट अटेंड कर सकते हैं, इवेंट अटेंड करके वापस आ सकते हैं। गर्मियों में बड़ा मसला होता है, स्वेटिंग की वजह से आपका जो हेयर डू है
उसमें प्रॉब्लम हो रही होती है, और जब आपने मेकअप किया होता है तो बहुत ज़्यादा आपको जो है वो फील हो रहा होता है स्वेटिंग। उसकी रीज़न ये है कि आपके स्किन के पोर्स अंदर से जो है वो स्वेट हो रहे होते हैं और फिर आपका मेकअप जो है वो ख़राब हो रहा था। उसके लिए बेहतर यही है कि आप जब स्किन प्रेप करते हैं तो उस प्रिपरेशन में अपनी स्किन का खास ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच हुमा फॉर योर टाइम। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको एक और आम पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब हम कुछ बात कर लेते हैं निकाह नामा से रिलेटेड। अच्छा, जब शादियां हो रही होती हैं और फैमिलीज डिसाइड कर रही होती हैं कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा, तब आपने देखा होगा कि अक्सर जो लड़कियां हैं उन्हें नहीं पता होता कि निकाह नामा में क्या कुछ है, उसके कॉलम में क्या लिखा है, उनकी क्या राइट्स हैं, वो क्या ऑप्शन शादी के बाद इख्तियार कर सकती हैं। उनको सिर्फ इतना पता होता है कि बस ये एक निकाह नामा है और इसके बारे में हमारे बड़े जानते हैं और उन्होंने जो कुछ किया है ठीक है। हाँ, ये थॉट भी ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े किसी के भी बड़े किसी का बुरा नहीं चाहते। लेकिन ये आपका फ़र्ज़ है कि जब आपके बड़ों ने आपको पढ़ाया है, लिखाया है, तो आप कम से कम अपना निकाह नामा ज़रूर पढ़ें। आप अपना निकाह नामा ज़रूर देखें कि उसमें क्या कुछ लिखा है। उसको आप इसलिए नहीं पढ़ें कि आप उसके अंदर अपनी कोई कंडीशंस रखवाना चाहते हैं। अगर रखवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसको ये पढ़ें कि आपको पता चले कि उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं। क्योंकि यूजुअली वैसे तो लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहुत सारे लोगों के बहुत बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं अपनी शादी को लेके, तो उस वक्त वो ज़रूर काम आता है। इस पर बात करने के लिए जो है हमारे साथ इस वक्त ज़हरा सरवयानी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं मैम, आप ठीक हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मैम, इस बारे में बात करने से पहले कि निकाह नामा में क्या कुछ लिखा होता है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इसी से रिलेटेड कितने ऐसे मिलते जुलते सिमिलर केसेस आपके पास आते हैं जिसमें लड़कियों ने नहीं पढ़ा होता, नहीं देखा होता कि निकाह नामा में क्या है, और उसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम उठानी पड़ती है या बहुत मसाइल का शिकार होती हैं, वो ये बताइएगा। अभी तक मेरे करियर के काफ़ी साल हो गए। 80-85% आप सोचने फीसद लड़कियों को मालूम ही नहीं होता कि उनके निकाह नामा में क्या लिखा है, क्या उनको राइट, और स्पेशली जो तलाक का हक होता है वो अक्सर बेशतर किसी भी लड़की के पास नहीं होता, और ना उनको मालूम होता है कि उनके पास वो हक उनको दिया ही नहीं गया हुआ। That's the main issue that वो फेस करती हैं। लेकिन ओवरऑल ऑल्सो बहुत सारी खवातीन का यही है कि क्योंकि आपने इसे बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि जो वालिदैन होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम ही डील करेंगे, आपको मालूमात की और जानकारी की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए बेहतर समझेंगे। तो जो हक में जितना अमाउंट डालते हैं उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती अपनी बेटी की, और ना ही जो तलाक का हक होता है और बाकी जो हक होते हैं जो निकाह नामा में देने चाहिए, वो ना अवेयरनेस होती है, ना मालूमात, ना नॉलेज, और ना ही वो चाहते हैं कुछ डालना, क्योंकि उनको इसी हमारा जो माशरा है उसमें बहुत मसाइल होते हैं। उसपे बहुत ये बुरा समझा जाता है कि निकाह नामा में कोई भी शराइत रखी जाए, लेकिन जो हकीकत की बात यह है कि अगर नहीं रखेंगे तो आप अपनी बेटी के साथ ज्यादती कर रहे हैं। और जो हमारा मजहब भी ये कहता है, हमारा कानून भी ये कहता है कि निकाह नामा में जितने शराइत आप डालना चाहें, अपार्ट फ्रॉम जो हमें फॉर्म मिलता है स्टैंडर्ड निकाह नामा का, उसके अलावा भी आप शराइत डाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, निकाह नामा एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोग के दरमियान, और कॉन्ट्रैक्ट की जो कंसिडरेशन हम कहते हैं, जो होता है कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए, वो होता है हक मेहर। अब हक मेहर अगर हम एक वन बाय वन अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो शायद इट माइट बी बेटर। देखिए, जब हम बात करते हैं हक मेहर का, तो हक मेहर क्यों 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए नहीं होने चाहिए। हालांकि वो कहते हैं कि बस चंद चांदनी की सिक्के के मुताबिक हक में होना चाहिए, क्योंकि पुराने जमाने की बात अलग थी। अब ये है कि जब हम कोई भी शादी करता है
नहीं, मैं डिवोर्स हो जाए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ज़रूर इस बारे में बात करना चाहूँगी कि हक महर हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है और जितना हमारे दीन में कहा गया है उतना रखा जाए, लेकिन अगर कोई उससे ज़्यादा रखना चाहता है तो वो उसकी अपनी चॉइस है। लेकिन यूजुअली ये होता है कि घरों में या फैमिलीज़ में ये कहा जाता है कि नहीं, अच्छा नहीं लगता कि आप इतना ज़्यादा हक महर जो है वो लिखवा रहे हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट लाइफ, ये तो एक अखलाकियात की बात होती हैं, तो वो इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा ये कि जो निकाहनामा के जो क्लॉजेज होते हैं वो अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, आपको मुतमईन हो जाना चाहिए, और अगर आप नहीं भी कोई चीज़ लिखवाना चाहते हैं तो ज़रूर कह के देखें, अगर वो लोग मान जाएं तो फिर ना लिखवाएं। इसका बेहतर तरीका ये भी हो सकता है। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कि मेरा जो रीजन है हक महर के बारे में बात करना वो ये है कि अगर आप सोचते हैं कि देखिए, जब अगर खुदा ना खासा शादी खत्म हो जाए तो एक खातून के पास सिर्फ 3 महीने इद्दत के अमाउंट होता है जो उनको मिलता है। हाँ। उसके अलावा उनके पास कोई और सिक्योरिटी नहीं होती। तो उस सिक्योरिटी की हद से उस सिक्योरिटी पे भी हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल, हाँ, आप जो कह रही हैं उस सिक्योरिटी पे भी हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी खातून के हस्बैंड का घर है तो उसमें से उसको कितना हिस्सा मिलेगा, उसकी क्या जो है वो हैसियत है उस घर की। दूसरा, तोहफे में मिले हुए जो जेवरात होते हैं उसके हवाले से भी अभी रिसेंट जो है इम्प्लीमेंटेशन हुई है, उसके हवाले से भी बात कीजिएगा। तो इन सारे पहलुओं पर फिर हम बात करेंगे। जी बिल्कुल जी। तो as far as हक महर इज कंसर्न्ड, तो उसका तो यही है जैसे आपने कहा कि जो शरई तौर पर है वो तो रखना ही चाहिए, और उसके बाद सिर्फ सोचना चाहिए कि अगर आपकी बेटी की सिक्योरिटी के लिए अगर वो म्यूचुअली एग्री हो सके तो बढ़ा दिया जाए। उसके अलावा जो आप जेवरात की बात कर रहे हैं वो भी वो वैसे तो हक महर में सॉरी निकाहनामा में नहीं लिखते। हाँ। लेकिन आपको बिल्कुल आपने सही फरमाया कि जो आजकल एक नई जजमेंट भी आई है, उसके अलावा भी हमारी एक ब्राइडल गिफ्ट्स एंड डावरी एक्ट है पाकिस्तान में, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि सारे जेवरात जो दिए गए हैं वालिदैन की तौर से और जो इन लॉज जो बाकी तोहफे तोहफे दिए गए हैं शोहर की साइड से, वो सारे जेवरात अगर शादी खत्म हो ना हो सारी बिलोंग करते हैं वाइफ को, बीवी को, तो किसी और की नहीं है। और अच्छा, अगर जो जहेज में जो वालिदैन की तरफ से मिले, लड़की के अपने पेरेंट्स की तरफ से मिले, और जो उसको ससुराल वालों की तरफ से जेवरात मिले, वो उसी की प्रॉपर्टी होते हैं, राइट? क्योंकि जब बाद में अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम होती है मैम, तो वो कहते हैं कि लड़के वाले कहते हैं जो जेवर हमने तुम्हें दिए थे वो वाले जेवर वापस करो। इस तनाजुर में मैंने पूछा। जी, तो जी एग्जैक्टली, तो वो मजहबी और कानूनी तौर पर गलत है, क्योंकि दोनों उस पहलुओं में लिखा हुआ है कि सारा जेवरात खातून के पास होना चाहिए, जो अगर उनका डिवोर्स भी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। जी, हक में सिर्फ उस वक्त वापस दिया जाता है अगर खुला ली गई हो। उसमें भी बहुत सारे पहलू होते हैं कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो, तशद्दुद हुआ हो, और ज़हनी तशद्दुद भी अब वो आ गया है। बिल्कुल, मेंटल टॉर्चर भी अब बिल्कुल ऐड ऑन हो गया। बिल्कुल जी। लेकिन अगर हम हक में अगर हम निकाहनामा की बात करें तो निकाहनामा में और भी हम तफसील से और भी पहलुओं पे के बारे में लिख सकते हैं। तो एक है राइट ऑफ सेकंड मैरिज, एक बहुत बड़ी रिसेंटली जजमेंट्स आई हैं इस पर। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं कि मेरे शौहर ने एक और शादी कर ली मेरी रजामंदी के बगैर। तो वो भी आप हक महर में आप निकाहनामा में लिख सकते हैं कि आपकी अगर आप नहीं चाहते कि आपका शौहर एक और शादी करे, दूसरी शादी आपकी इजाजत के बगैर करे, तो आप वाज़ेह तौर पे लिख सकते हैं निकाहनामा में कि मेरा शौहर एक और शादी ना करे। अच्छा, ठीक है। हर बंदे की अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस के अकॉर्डिंगली वो इस तरह से। अच्छा, सही, जी, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट दो लोग के बीच में होता है। कॉन्ट्रैक्ट है निकाहनामा। अब उसमें जो भी शराइत पहले ही वो चाहे वो डाल सकते हैं। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि बिलफर्ज खुदा ना खास्ता डिवोर्स हो जाए, शादी खत्म हो जाए, तो बच्चों की कस्टडी किसके पास रहेगी, माहाना अखराजात कितने मिलेंगे, वो सारी चीजें आप निकाहनामा में डाल सकते हैं। निकाहनामा एक ऐसी सीक्रेट डॉक्यूमेंट है कि उसमें आप एक अडेंडम भी डाल सकते हैं साथ में कि हम चाहते हैं कि कि अगर ये शादी खत्म हो जाए तो मेरा क्या होगा,
मेरा मीनिंग खातून का क्या होगा, उनके बारे में क्या सिक्योरिटी हो सकती है। तो इसको बहुत तफसील से देखा जाए और इसको बहुत वर्ड से फिल किया जाए, क्योंकि देखिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म को तो आप फिल कर लें, लेकिन उसके अलावा भी बहुत मसाइल आते हैं एक शादीशुदा जिंदगी में। तो बेहतर है कि उनको पहले से एड्रेस किया जाए, ना कि जिंदगी बेहतर से गुजरे। ठीक है, चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बात करते हैं कि जो खवातीन शादी के बाद सफ़र करती हैं, प्रॉब्लम का शिकार होती हैं, जिनको डिवोर्स हो जाती है, उनके क्या राइट्स होते हैं, और अगर निकाहनामा में उनके लिए कोई ऐसी चीज़ मेंशन है जिससे उनको फ़ायदा हो सकता है, वो क्या है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ख़वातीन के क्या राइट्स हैं, ख़वातीन के साथ अगर शादी के बाद उनकी डिवोर्स होती है या उनके साथ मेंटल टॉर्चर होता है या उनके साथ जो भी सलूक किया जाता है, उस हवाले से उनके क्या राइट्स हैं, वो क्या कुछ कर सकती हैं, इस पर बात करने के लिए ज़हरा सहर बयानी जो हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जी ठीक है, जो कुछ भी क्लॉज होने चाहिए निकाहनामे में लड़कियों को पढ़ लेने चाहिए, अगर दोनों फैमिलीज़ एग्री होती हैं, वो जो भी टर्म एंड कंडीशन डालना चाहते हैं, जाहिर सी बात है दे कैन इंक्लूड इन इट। लेकिन अगर आफ्टर मैरिज, शादी के बाद जब बात डिवोर्स तक पहुंचती है, बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो इस मामले में सफ़र करती हैं, तो लड़कियों के क्या राइट्स हैं, क्या होना चाहिए, अगर किसी के बच्चे हैं तो शौहर की क्या जिम्मेदारी है, उनको कब तक वो जो है वो फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेंगे, क्या सिस्टम होता है, ज़रा ये बताइए, ख़वातीन के राइट्स क्या हैं? जी, तो अगर हम बात करें तलाक की राइट का, अगर निकाहनामा में राइट ऑफ डिवोर्स खातून को नहीं दिया गया तो डेलीगेटेड राइट ऑफ डिवोर्स कहा जाता है, फिर उनको खुला की तरफ जाना पड़ेगा, विच इज फाइलिंग इन कोर्ट। तो कोर्ट में केस दर्ज करना एक्सपेंसिव भी होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होता है, क्योंकि खुला में 3 से 6 महीने लगते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन से वकील के पास जाएं, जज हो, कब कौन से वक्त फाइल करें, कभी कोर्ट की छुट्टियां भी होती हैं। तो इसमें एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आपके पास डेलीगेटेड राइट ऑफ डिवोर्स हो, जो तलाक का हक होता है, उससे सिर्फ आपको एक डॉक्यूमेंट आपकी वकील प्रिपेयर करता है, और उसके बाद 3 महीने की इद्दत पीरियड होती है, और बस। तो उस तरीके से बहुत शॉर्ट फॉर्म होता है एक तलाक का तरीका, और इनएक्सपेंसिव भी होता है, कम अखराजात का सामना करना पड़ता है। तो आई थिंक हर खातून को तलाक का हक देना चाहिए, क्योंकि देखिए खुला का हक तो वैसे ही है, वो इस्लामी दीनी दिया हुआ है, कानूनी भी दिया हुआ है। तो उस तलाक के हक से सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि खातून अपना हक में रख सकती है, और वो तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर कोर्ट में फाइल करें तो कभी कभी हक में रख सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन तशद्दुद एक्सेट्रा, जिंदगी कैसी गुजरी है, जो भी एविडेंस हो। लेकिन अगर नहीं भी हो तो वालिदैन को सोचना चाहिए कि अगर हक में रखेंगी, अगर तलाक का हक देंगे तो हक में उनको उनकी बेटी को रखने का हक होगा। उनको प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि वो उस हक मेहर की हकदार है। और ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है। इसके अलावा अगर आप कहती हैं कि जब अगर डिवोर्स हो गई, शादी खत्म हो गई, और या अलैदगी भी है, उस वक्त भी अगर बच्चे हैं तो, या अगर खातून निकाह में उस वक्त है मौजूदा, तो फिर भी वो अपने लिए अखराजात मांग सकती हैं। जब तक एक खातून अपने शौहर के निकाह में है, शौहर का फर्ज है दीनी इस्लाम शरई ऑल्सो कानूनी तौर पर कि उनका वो ख्याल रखे फाइनेंशियली, और अगर वो नहीं रख सकती तो फिर खातून का पूरा हक है कोर्ट जाके अपना हक मांगना। लेकिन फॉर अ वाइफ उस वक्त ही तक उनको शौहर सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, जब तक उनकी शादी इंटैक्ट है, और 3 महीने इद्दत पीरियड के लिए। उसके बाद अगर शादी टूट गई, उसके अलावा अपनी बीवी का ख्याल रखना मुआशी तौर पर या फाइनेंशियली बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी नहीं है। तो 3 महीने तक सिर्फ होता है। एज फार एज कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन आर कंसर्न, तो बच्चे होते हैं, तो अगर एक मेल चाइल्ड हो तो बेटे के लिए 7 साल की उम्र तक कस्टडी माँ के पास होती है कानून में। उसके अलावा अगर बेटी हो तो जब तक वो प्यूबर्टी तक नहीं पहुंचती तो वो भी माँ के पास होती है।
अच्छा। अगर लेकिन बात यह है कि जब शादी टूटे या अलग हो, जो भी पेरेंट, माँ या बाप, हाँ। बच्चों को अपने साथ लेके जाए। अगर माँ लेके जाती है बिलफर्ज, तो बाप फाइल कर सकता है कस्टडी के केस के लिए। सही। अब 7 साल की उम्र या प्यूबर्टी के बाद डिपेंडिंग बेटी या बेटा, गारंटी नहीं है कि दूसरे पेरेंट को मिल जाएगा बच्चा। सही। उनको प्रूव करना पड़ेगा कि जो पेरेंट के साथ वो रह रहे हैं बच्चे शुरू से, या अलर्जी से या डिवोर्स के बाद, कि वो पेरेंट अनफिट है, कि वो पेरेंट ख्याल सही नहीं रख रहे। जी। तो हालांकि हदूद दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द, देखिए अगर बच्चा शुरू से एक वालिदैन में से एक के साथ रह रहा हो या रह रही हो, तो उनको आदत हो जाती है। तो बच्चों की एनवायरनमेंट को खराब ना करना, उनकी वेलफेयर को मद्देनजर रखते हुए, इसलिए वो देखते हैं कि कोर्ट में केस में वो प्रॉपर्ली प्रूव करना पड़ता है। इसलिए बहुत सारी खवातीन को हम एडवाइस देते हैं कि अगर आप कभी अलग करें, अगर आप डिवोर्स की तरफ जा रहा हो बात, तो बच्चों को अपने साथ रखें। अच्छा, आपने जिस तरह से कहा ना कि आप खवातीन को ये एडवाइस करती हैं कि अगर आप डिवोर्स की तरफ जा रहे हो, या आपके हस्बैंड से अलगी होने वाली हो, या फिर आपके उस तरह से आपके जो फैमिली लाइफ है वो ठीक नहीं है, तो बच्चों को अपने साथ रखें। तो ऐसी बहुत सारी माएँ होती हैं मैम जो कहती हैं हम इनको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने उनको उनके बाप के पास छोड़ दिया, और बाप जो है वो पैसे नहीं देगा, बाप जो है उसका पता नहीं है कि वो अपने पैसों की कमिटमेंट पूरी करेगा या नहीं करेगा, तो अब हम क्या करें। तो इस सूरत में बच्चे सफ़र करते हैं, मतलब बच्चे माँ से दूर हो जाते हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए, उनके पास क्या कानूनी ऑप्शंस होते हैं खवातीन के पास? तो देखिए, ये हमारी फैमिली कोर्ट्स एक्ट में भी लिखा हुआ है और मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस में भी लिखा हुआ है। हाँ। उसके अलावा हमारे शरई तौर पे भी, हाँ, जब तक एक बेटा 18 साल की उम्र का नहीं होता, फादर इज सपोज्ड टू सपोर्ट है। सही। राइट। और जब तक एक बेटी की शादी नहीं होती, हाँ, उस वक्त तक जो वालिद हैं उनको उनकी सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको उनकी मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। सही। तो ये अगर बिलफर्ज एक वालिद नहीं दे रहा, हाँ, अपने बच्चों के लिए और उनकी मुस्तकबिल के लिए, हाँ, तो फिर कोर्ट में केस फाइल हो सकता है, मेंटेनेंस का केस। और वो केस में ना सिर्फ ये कभी केसेस होते हैं 8 महीने 12 महीने चलते हैं, हाँ, लेकिन इस केस में रीसेंट जजमेंट्स के तौर पर, हाँ, और कानून में की भी है, हमारे पास सेक्शंस है कि फर्स्ट 2 महीनों में उनको एक पूरा अमाउंट मिलना शुरू हो जाएगा। जब तक केस खत्म होगा उसके बाद वो अमाउंट बढ़ जाएगा, डिपेंडिंग कि आप कितना एविडेंस दिखाते हैं। और एविडेंस क्या होता है कि रेंट हो, अगर रेंट के घर पे हो, बिजली का बिल, पानी का बिल, एजुकेशन वगैरह वगैरह, तो वो जब आप सबूत सामने पेश करते तो उसमें जज साहिब साहिबा वो बढ़ा देती हैं इंटरम मेंटेनेंस। अच्छा, मैं आपसे वो पर्टिकुलर उस केस के बारे में जानना चाह रही हूँ जिन केसेस में यूजुअली ये होता है कि खवातीन बच्चे इस वजह से मिली थी कि वो उनको पाल नहीं सकती, उनके पास फाइनेंस नहीं होता, और हस्बैंड जो है वो कहती हैं जो हमारा जो शौहर है जिससे हम अलहदा हो रहे हैं, हमारा झगड़ा हुआ है, वो पैसे नहीं देता क्योंकि बच्चे जो हैं वो फैमिली पाल के देती है, दादा दादी जो है वो पाल रहे हैं। तो अब इस सूरत हाल में दादा दादी के पास अगर बच्चे पल रहे हैं और वो जो खातून है वो अपने बच्चे लेना तो चाह रही है लेकिन फाइनेंस की वजह से नहीं ले सकती, शौहर उनका कमाता नहीं है तो वो पैसे नहीं देगा, तो इस सूरत हाल में खातून के पास क्या ऑप्शन है, वो क्या कर सकती है? तो एक तो वो खुद भी काम कर सकती है, लेकिन उसके साथ, हाँ, वो डिपेंड करता है एजुकेशन में सेटल। खवातीन को हर वक्त अपने पाँव पे खड़ा होने की वो होनी चाहिए, बिकॉज हमें कभी पता नहीं क्या होता है, बिलफल खुदा ना खास्ता कभी किसी का शौहर फौत हो जाए तो फिर, हाँ, क्या करेंगे, वो बच्चे हैं, वालिदैन ना हो, हाँ, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लेकिन कानूनी तौर पर अगर वो मेंटेनेंस का केस फाइल करें और उनके शौहर कमाते नहीं हो, हाँ, और पूरी जिंदगी उन शौहर के वालिदैन ससुराल होते हैं, जो जो दादा दादी होते हैं, हाँ, अगर उन्होंने ख्याल रखा हो बच्चों का, हाँ, तो फिर उनका ही हक होता है, उनका ही फर्ज होता है कि बच्चों का आगे भी ख्याल रखें। अच्छा। और कानून ये कहता है, हाँ,
तो अगर नहीं कमाते तो फिर दादा दादी का भी दादा स्पेशली, दादी इतना नहीं, लेकिन दादा का होता है कि बर्डन फॉल्स ऑन हिम कि वो बच्चों को संभाले नहीं, मेंटेन करें, फाइनेंशियली उनका फाइनेंस मैनेज करें। सही है। तो अगर उनको फाइनेंस मैनेज करना है तो वो बच्चे माँ को दे दें और वो फिर वहां पर भी फाइनेंस भेज सकते हैं। लेकिन क्या इसके लिए जरूरी है कि अगर दादा फाइनेंस मैनेज करते हैं तो बच्चे भी दादा ही रखेंगे? नहीं, सही। वो देखिए जो मेंटेनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक जिम्मेदारी है, एक फर्ज है, उसकी कोई कंडीशन नहीं है, वो देना है या कोर्ट के थ्रू या वो खुद अगर उनको उनका दिल चाहे और वो सोचें कि मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ करना है या अपने पोता पोती के लिए करना है, तो वो खुद दिल से दे, नहीं तो फिर वो कोर्ट उनको जबरदस्ती कहेगा कि आप दे। अब देखिए कोर्ट जो अमाउंट देता है वो डिपेंड करता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। तो कोई कोर्ट एक्स अमाउंट ऑफ मनी नहीं कहेगा कि आपने बस इतने लाखों लाख देने, हालांकि वो उनकी आमदनी थी नहीं है, तो आमदनी के मुताबिक ही पैसे दिए जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये कभी कभी कुछ जो वालिद होते हैं वो अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, वो गलत इनकम डिस्क्लोज करते हैं ना कि कम पैसे देने पड़े। और अफसोस इसके मैं कह रही हूँ बिकॉज बच्चे तो उनके ही हैं। तो अगर उनको पाल पोषने के लिए अगर कुछ सही अमाउंट दिया जाए तो उन बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच मैम आपके कीमती वक्त के लिए। बहुत तफीद बात हुई और बात यही कि ख़वातीन को पता होना चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं, आप कहाँ पर अपना राइट टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने हुकूक की आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। और हर ख़वातीन, कोई भी खातून हो, उसको ज़रूरी नहीं है कि वो घर में लड़ाई झगड़े करे या कुछ करे, हाँ मगर ये ज़रूरी है कि उसको पता हो कि उसके राइट्स क्या हैं, वो क्या कुछ कर सकती है, उसके पास क्या ऑप्शन है। शो का टाइम एंड अप हो गया है। आज के शो से फिलहाल इतना ही। आज का शो कैसा लगा बताइएगा हमारी सोशल साइट पर। अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग City at 10।